किंगडम का। सो चलिए, लेट्स स्टार्ट द स्क्रीन शेयर। दिस इज अ चैप्टर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। अच्छा चैप्टर है, इसमें कुछ चीजें आप यहाँ पे सीखोगे विच ऑल्सो टेल्स यू कि कैसे कुछ आपके ऑर्गन्स यहाँ पे काम करते हैं। सो विल अंडरस्टैंड फ्यू थिंग्स जो आपको फ्यूचर में ऑर्गन समझने के लिए आपकी काफी हेल्प करेगा। इस चैप्टर में से जनरली आपके 2 से 3 सवाल आ जाते हैं। सो अगेन इट इज अ चैप्टर विच हैव सम काइंड ऑफ वेटेज, सो जनरली विल गेट टू सी 2 to 3 questions coming from this particular chapter. ठीक है, नाउ सो दीज आर टॉपिक्स यू हैव। अब मेरे से कौन सा टॉपिक हम बिल्कुल यहाँ पे इग्नोर करेंगे वो आपका यहाँ पे होगा अर्थ फॉर्म वाला। सो अर्थ फॉर्म द टॉपिक अगर आपके इनसाइड में मेंशन किया हुआ इसको आप बिल्कुल इग्नोर कर सकते हो। दिस इज अ टॉपिक यू कैन, इसका कभी भी कोई सवाल यहाँ पे नहीं आता। बाकी ये जो आपके टिश्यूज है यहाँ पे जिनको हम यहाँ पे फोकस करेंगे आज की क्लास में, इनमें से कुछ टिश्यूज को आप यहाँ पे डिटेल में आराम से समझोगे। बाकी टिश्यूज को लाइक यू विल हैव अ लुक एट देम, लाइक बहुत सुपरफिशियली आपको यहाँ पे ऐड रखना है। हमारा मेन फोकस बाद में आपका होगा कॉकरोच एंड फ्रॉग का। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे एनिमल टिश्यू की बात करती है, टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स having specific function and origin. A tissue is a group of cell having a specific function and origin. और एनिमल टिश्यू के अंदर you have this 4 categories यहाँ पे. You have epithelial cell, connective tissue, epithelial tissue, connective tissue, muscular tissue and neural tissue. So let's start with my epithelial tissue. तो अगर आप यहाँ पे बात करें epithelium की, if we talk about epithelial tissue, I talk about my epithelium. ये आपकी पहली लेयर होती है, तो स्किन के नीचे जो आपकी जो पहली लेयर आपको मिलती है दैट्स माय एपिथेलियम, राइट? इट इज अ फर्स्ट लेयर of the tissue or organ of any organ or body part. किसी बॉडी पार्ट या किसी ऑर्गन की पहली लेयर जो आपको मिलती है दैट्स माय एपिथेलियम, दैट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एपिथेलियम। उसे हम बोलेंगे यहाँ पे एज एपिथेलियम। सो फर्स्ट लेयर ऑफ एनी ऑर्गन और बॉडी पार्ट इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज योर एपिथेलियम। ठीक है, तो ये बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है, राइट? दूसरी बात आपको यहाँ पे ऐड रखनी है कि चलो एपिथेलियम तो आपको मिलेगा यहाँ पे एज एनी फर्स्ट लेयर ऑफ एनी ऑर्गन और बॉडी पार्ट आपको मिल जाएगा ये। सो ये जो पहली लेयर आपकी होती है या आउटर सरफेस पे ये जो लेयर आपको मिलती है यहाँ पे, समझो ये आपका स्टमक है। अगर मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे, समझो ये आपका स्टमक है आपके यहाँ पे, तो स्टमक की जो पहली लेयर आपको मिलेगी, द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द स्टमक, द वेरी फर्स्ट लेयर यू विल फाइंड इन द स्टमक इज माय एपिथेलियम। जो सबसे पहली लेयर आपको मिलती है आपके यहाँ पे दैट्स योर एपिथेलियम। तो द वेरी फर्स्ट लेयर ऑफ द बॉडी सरफेस इज गोइंग टू बी द एपिथेलियम, राइट? आपका स्किन है, स्किन के नीचे आपकी जो लेयर आपको मिलती है, सबसे पहली लेयर आपको मिलती है जो आपके यहाँ पे, दैट इज योर एपिथेलियम। अब एपिथेलियम जो आपका यहाँ पे है ये करता क्या है? लाइक बेसिकली एपिथेलियम को हम यहाँ पे कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सो विल हैव सम सेल्स व्हिच आर प्लेस्ड क्लोज टू ईच अदर। जो आपके ऐसे सेल्स होते हैं एपिथेलियम के अंदर जो आपके काफी प्लेस्ड होते हैं क्लोज टू ईच अदर, एंड बीच में आपको मिलेगा आपके यहाँ पे न्यूक्लियर, इन द सेंटर विल हैव द न्यूक्लियस। So they are compactly packed, right? They are the cells which are being packed compactly. और आप कैसे कह सकते हो कि मेरा एपिथेलियम है, या अगर आपके सामने कोई मैं टिश्यू रखता हूं तो आप कैसे बता पाओगे कि वो एपिथेलियम है? बिकॉज उसके नीचे आपको मिलता है बेसल लैमिना। There is something called as my basal lamina which you get to see under the epithelium. So basal lamina के ऊपर आपके रखे जाते हैं यहाँ पे सेल्स ऑफ माय एपिथेलियम। सो बेसल लैमिना भी कहते हैं, वैसे बेसल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, राइट? बट यू हैव टू नो द बेसल लैमिना। सो बेसल लैमिना के ऊपर आपको यहाँ पे जो सेल्स मिले दीज आर माय एपिथेलियल सेल्स, दीज आर योर एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे। तो अगर मैं आपके सामने अगर एक टिश्यू निकाल के देता हूँ, अगर आपको टिश्यू अगर आपको दिख रहा है दैट यू हैव अ सिंगल लेयर ऑफ सेल,
और उसके नीचे मुझे यहाँ पे बेसल लैमिना मिल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज माय एपिथेलियम। बेसल लैमिना कोई सेल नहीं है, बेसल लैमिना इज बेसिकली ग्लाइकोप्रोटीन। ये बेसल लैमिना जो मैं यहाँ पे बना के रखा हुआ है मैंने आपके यहाँ पे, इज वन टाइप ऑफ माय ग्लाइकोप्रोटीन। ये एक टाइप का आपका प्रोटीन है, शॉर्ट लैंग्वेज में अगर याद रखो, दैट्स वन काइंड ऑफ ए प्रोटीन ओवर देयर। तो ये आपको मिलता है एपिथेलियम के नीचे। सो लेट्स सी, एक जनरली हम इसे यहाँ पे कैसे बोलते हैं, इट हैज अ फ्री सरफेस दैट फेसेस द बॉडी फ्लूइड और द आउटर एनवायरमेंट। स्किन आउटर एनवायरमेंट आपका फेस कर रहा है एपिथेलियम आपके यहाँ पे। आपके इंटेस्टाइन के अंदर जब मैं देख रहा हूँ यहाँ पे एपिथेलियम जो है वो आपका फेस कहाँ पे कर रहा है, ऑन द इनर साइड, इनर साइड पे ये फेस कर रहा है। सो एपिथेलियम कैन इधर फेस द बॉडी फ्लूइड और आउटसाइड एनवायरमेंट, कवर्स और लाइंस द बॉडी और बॉडी पार्ट्स या बॉडी को ये लाइन करता है। पहली लेयर आपको जो मिलेगी दैट इज एपिथेलियम, राइट। सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद अ लिटिल इंटरसेल्युलर मैट्रिक्स, बीच में आपको स्पेस नहीं मिलती, एंड दे आर ऑल गोइंग टू बी कॉम्पैक्टली पैक्ड, दे आर ऑल गोइंग टू बी कॉम्पैक्टली पैक्ड ओवर हियर। तो ये बात आपको इसके अंदर याद रखनी है, ठीक है। चलो, so when you talk about epithelial tissue you will have two types over here। आपको मिलेगा आपके यहाँ पे सिंपल एपिथेलियम एंड विल हैव अ कंपाउंड एपिथेलियम। तो दो टाइप के एपिथेलियम आपको मिल जाते हैं। अगर सिंगल लेयर है, इफ यू हैव अ सिंगल लेयर देन आई विल कॉल इट एज अ सिंपल एपिथेलियम। अगर वो मेरे यहाँ पे सिंगल लेयर है देन कॉल इट एज अ सिंपल एपिथेलियम आपके यहाँ पे। अगर मल्टीपल लेयर है, इफ यू हैव मल्टीपल लेयर, then that is called as my compound epithelium। अगर मल्टीपल लेयर अगर आपके यहाँ पे होती है then it is called as my compound epithelium, ठीक है। तो ये बात आपके यहाँ पे आएगी, दिस समथिंग यू हैव टू नो इन दिस। एपिथेलियल विल हैव टू एरियाज, हैव अ सिंपल एपिथेलियम एंड हैव अ कंपाउंड एपिथेलियम। आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए। सिंपल में सिंगल लेयर है, कंपाउंड में मल्टीपल लेयर है। अभी आपका काम है कि सिंपल एपिथेलियम के एग्जांपल यहाँ पे क्या होंगे वो आपको यहाँ पे देखने और याद रखने हैं। दैट इज द एग्जांपल यू हैव टू सी। सो कंपोज ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ सेल, लाइंस द बॉडी कैविटीज, डक्ट्स एंड ट्यूब्स। सो फॉर एग्जांपल आपका कोई आई गिव द एग्जांपल इन द नेक्स्ट स्लाइड में। आपको पिक्चर लेकर बता दूं, यहाँ पे आपके ट्यूब्स के कौन सा आएगा एग्जांपल, डक्ट्स का क्या आएगा, विल सी दैट इन द अपकमिंग स्लाइड्स। बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशंस ऑफ द सेल, एपिथेलियम आपके यहाँ पे तीन टाइप के होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम, क्यूबॉइडल एंड कोलुमिनर एपिथेलियम। ये तीन टाइप के एपिथेलियम आपको यहाँ मिलेंगे देखने के लिए। सो लेट्स स्टार्ट विद माय स्क्वैमस एपिथेलियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे यहाँ पे कहानी स्क्वैमस एपिथेलियम के साथ। So let's start the story with my squamous epithelium। जब मैं इसकी यहाँ पे बात करूंगा, when I talk about my squamous epithelium, सिंगल लेयर आप मिलेगी आपके यहाँ पे। सो सिंगल लेयर ऑफ सेल्स आई फाइंड एंड दे आर वेरी मच फ्लैट, काफी फ्लैट होती है सेल्स। सो विल हैव अ सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। अब स्क्वामस एपिथेलियम जो आपके यहाँ पे होता है, जो आपके फ्लैट सेल्स आपके होंगे, सो दे आर वेरी मच फ्लैट सेल्स, दे आर लाइक फ्लैट सेल्स। और आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे यह है याद रखना कि जो मेरा एपिथेलियम है इसका मतलब एकदम फ्लैट सेल होता है, इससे चीजें आराम से पास हो सकती है। कोई भी चीज अगर आपको पास करानी हो इधर से उधर तो यहाँ से आपका आराम से पास हो जाएगी। तो समझो अगर आपको बाहर से इस साइड से O2 को अगर आपको अंदर लेके आना है तो यहाँ वो O2 मॉलिक्यूल यहाँ पे, और O2 को आपको मेम्ब्रेन को पास कराना है तो वो स्क्वामस एपिथेलियम से आराम से पास कर जाएगा, ठीक है। तो काफी फ्लैट सेल्स होते हैं एंड दैट इज कॉल्ड माय स्क्वामस एपिथेलियम। अभी जो फ्लैट सेल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं या जो एकदम थिन फ्लैट सेल सिंगल लेयर के आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, ये आपको बॉडी में आपको कहाँ देखने के लिए आपको मिल जाएंगे। सो यू विल फाइंड देम इन द ब्लड वेसल्स। ये आपके लिए याद रखना इंपॉर्टेंट है, यू विल फाइंड देम इन द ब्लड वेसल्स के अंदर एंड यू विल फाइंड देम इन द एल्वियोलाई। ये सवाल एक जमाने में काफी बार आता था कि एल्वियोलाई के अंदर आपको किस टाइप का एपिथेलियम आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, दैट इज माय स्क्वामस एपिथेलियम। अब अगर आप इस तरीके से सोचो कि इवोल्यूशनरी स्केल पे इसका एडवांटेज क्या है, आप समझ सकते हो। आप याद करो कि यू हैव एल्वियोलाई। एल्वियोलाई वो होता है जिससे हम कहते हैं एज एयर सैक। बेसिकली एल्वियोलाई आपका वो जगह है जहां पे आपका गैसियस एक्सचेंज आपका होता है। आई होप ये बात आपको मालूम है कि आपको एल्वियोलाई आपको मिलता है आपके लंग्स के अंदर।
एल्वेलाई समथिंग विल फाइंड इनसाइड द लंग्स, ये आपको लंग्स में आपको मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। आपको यहाँ पे याद ही रखना है कि आपको जो एल्वेलाई यहाँ पे होगा, इट विल हैव द सिंगल लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगी आपके यहाँ पे सिंगल लेयर, और जो सिंगल लेयर आपको यहाँ पे मिलती है, दिस सिंगल लेयर इज द वन जिसके थ्रू आपको ऑक्सीजन आराम से डिफ्यूज कर सकता है। तो यहां से ऑक्सीजन आपका निकल के जाएगा आपके ब्लड के अंदर, और ब्लड से जो आपका CO2 होगा वो आपका आराम से निकल के आएगा आपके एल्वेलाई के अंदर। ये ट्रांसपोर्ट करने के दौरान आपको जो एपिथेलियम यहाँ पर प्रेजेंट होता है, दैट इज माय स्क्वैमस एपिथेलियम। मेक सेंस? आपको इतना थिन एपिथेलियम वहां पे रखना है ताकि आपका गैसियस एक्सचेंज आपका आराम से यहाँ पे हो पाए। तो दैट इज माय स्क्वैमस एपिथेलियम। देन यू हैव आफ्टर दिस you will have एक और एग्जांपल जो आपको यहाँ पे याद रखना है, दैट्स ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में आप यहाँ पे याद रखोगे, ब्लड वेसल आर द वन व्हिच नीड अ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस एंड एवरीथिंग। तो ब्लड वेसल के अंदर भी जो आपको एपिथेलियम आपको मिलेगा आपके यहाँ पे, दैट इज माय स्क्वैमस एपिथेलियम। सो ब्लड वेसल्स के अंदर भी यू विल हैव द एपिथेलियम व्हिच विल बी फाइंडिंग ओवर देयर, एंड दैट एपिथेलियम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय स्क्वैमस एपिथेलियम। क्योंकि ब्लड से भी तो आप चीजें शेयर कर रहे हो, तो यहाँ पे आपकी यू नो दैट इवन इन द ब्लड वेसल्स यू विल फाइंड कि आप काफी चीजें आप यहाँ पे शेयर कर रहे होते हो। आप ब्लड के अंदर लाइक भेज रहे होते हो अपने O2 को, आप भेज रहे होते हो ब्लड के अंदर, भेज रहे होते हो अपने यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स को आप भेज रहे होते हो, या सेंड द न्यूट्रिएंट्स ओवर देयर, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स विल बी फाइंडिंग हैपनिंग ओवर देयर, एंड दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। सो ब्लड के अंदर भी जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, दे विल बी हैविंग दिस एपिथेलियम, एंड दैट इज कॉल्ड माय स्क्वैमस एपिथेलियम आपके यहाँ पे। मुस्कान बताइए क्या सवाल है आपका? सर मुझे पूछना था सर कि जब भी हम, अच्छा सर बोलो। हाँ हाँ। सर बोले जब भी कुछ ट्रांसफर करना होगा जैसे न्यूट्रिएंट्स का या आयंस का, तो ये एपिथेलियम बेस्ट होगा ना? हाँ राइट, क्योंकि सिंगल लेयर है, थिन है, तो आप आराम से एक्सचेंज कर सकते हो। सो उनका लोकेशन भी ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप आराम से डिफ्यूजन जहाँ पे आपका होता है, जहाँ पे आप एक्सचेंज करते हो। सो दैट इज द बेस्ट वन, वही मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ। सो दैट्स व्हाई यू विल रिमेंबर दिस एपिथेलियम इज समथिंग आई विल फाइंडिंग इन माय एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल के अंदर। दीज आर द लोकेशंस वेयर यू विल फाइंड देम, बिकॉज यहाँ पे आपका एक्सचेंज करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सर एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी होता है ना? नहीं, वहाँ पे क्यूबॉइडल होता है, वहाँ पे अलग होता है, ठीक है। आपके नेफ्रॉन में लगाएगा, उसका मस्त नहीं आएगा, विल हैव अ डिफरेंट वन। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलो। So you will find thin layer of flattened cells with the irregular boundaries. Flattened cell आपको लिखा है irregular boundaries found in the blood vessels and the lungs of the alveoli. This is where you will find my squamous epithelium. Function forms a diffusion boundary. यहाँ से आपका diffusion आपका आराम से आपके यहाँ पे हो सकता है. So that's my squamous epithelium. Then you have a cuboidal epithelium. चलिए देखते हैं cuboidal आपको यहाँ पे क्या मिलता है। तो आप यहाँ पे सिंपली देख सकते हो, they are a cube shape, composed of a cube shaped cells. सारे स्क्वायर सेल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, एंड ये स्क्वायर सेल्स के बीच में आपको मिलता है आपके यहाँ पे न्यूक्लियस। इन द सेंटर विल हैव द न्यूक्लियस। कहाँ पे मिलता है आपके यहाँ पे? जहाँ पे ग्लैंड्स होती है, जहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट्स रहे, जैसे कि अगर आपने देखा होगा अपना एक्सक्रीटरी सिस्टम आपका, तो उसके अंदर यू हैव अ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन के अंदर जो आपका पीसीटी होता है ना, पीसीटी एंड डीसीटी, वहां पे आपको मिलता है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियम। So you'll find your PCT and DCT will have the cuboidal epithelium आपको मिलेगा वहां पे देखने के लिए। So cuboidal epithelium आपका स्क्वायर बॉक्सेस आपको यहाँ पे मिलेंगे। You can find in your proximal coronary tubule. So epithelium of PCT of nephron has macrovilli. अब कई बार क्या होता है, आपका ये जो सेल है, this cell will have some hair-like appendages. ये सेल के ऊपर आपको कई बार hair-like appendages आपके यहाँ पे मिल जाते हैं. These hair-like appendages on the cells are called as my macrovilli. इनको हम बोलते हैं यहाँ पे as a macrovilli. And you tend to find them. These cuboidal cells are very clearly seen in my proximal convoluted tubule के अंदर आपको देखने के लिए आपको मिल जाता है. फंक्शन इनका यहाँ पे क्या होता है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन. सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन इनका यहाँ पे काम होगा. यू कैन फाइंड इन द पीसीटी. इसके साथ साथ आपके नेफ्रॉन में तो हमने बोल ही दिया, यहाँ पे ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, ग्लैंड्स, कई सारे आपके ग्लैंड्स होते हैं. ग्लैंड में से आपका सिक्रीशन आ रहा होता है, और वो सिक्रीशन आपका आ रहा होता है फ्रॉम द क्यूबॉइडल एपिथेलियम. तो कई बार आप देखोगे यहाँ पे, जैसे कि समझो आपका सलावरी ग्लैंड है, समझो ये आपका एक सलावरी ग्लैंड है जो आपके माउथ में है, ठीक है. तो ये जो सलावरी ग्लैंड आपका जो होगा माउथ के अंदर, इस पे जो आपका एपिथेलियम लगा होगा, इमेजिन दैट इट इज वन ऑफ योर सलावरी ग्लैंड, जो आपका एक नाम होता है पैरोटिड ग्लैंड. पैरोटिड ग्लैंड. तो इसमें आपका जो आपका यहाँ पे लगा हुआ एपिथेलियम आपका यहाँ पे,
या एपिथेलियम ओवर देयर, स्क्वायर स्क्वायर बॉक्सेस आपके यहाँ पे लगे हुए हैं। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, यू विल फाइंड अ सिक्रीशन विल हैपन, यहाँ से सलाइवा आ रहा होगा आपका यहाँ पे, तो यहाँ से इसमें से आपका सिक्रीशन जा रहा होता है, दैट इज अगेन एग्जांपल ऑफ माय क्यूबोइडल एपिथेलियम। तो ये पिक्चर बताने का रीजन आपके यहाँ पे ये था दैट यू शुड अंडरस्टैंड कि ग्लैंड्स के अंदर भी आपको एपिथेलियम मिलेगा which will have a role in my secretion, so that is my cuboidal epithelium. ठीक है, सो ये एक आप एग्जांपल याद रखना, आई कैन मेक इट सिंपल फॉर यू, क्योंकि आपको पैरोटिड ग्लैंड अगर आपको याद नहीं रहेगा, यू विल फाइंड इट इज गोइंग टू बी माय salivary gland. Let's call it as a salivary gland. बताइए आफ्ताब, क्या सवाल है आपका? सर ये जो पैरोटिड और सेलिवरी है दोनों एक ही अलग अलग है? salivary gland के 3 टाइप्स होते हैं, आप salivary gland याद, उसमें पैरोटिड एक उसका नाम होता है। सो आप फिलहाल के लिए सिर्फ salivary gland याद रखो, क्योंकि आपके लिए ज्यादा आसान होगा, क्योंकि ये वैसे भी आप पढ़ते नहीं हो ना, इसलिए। सो इन द ग्लैंड यू विल हैव दिस क्यूबोइडल एपिथेलियम, आपको मिल सकता है। ठीक है, सो यहाँ पे बताने का पर्पस ये था दैट यू विल हैव क्यूबोइडल एपिथेलियम विल हैव अ रोल इन एब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन, ग्लैंड्स में मिलेगा आपको ये, और ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन, सो दिस इज वन थिंग यू हैव टू नो। चलो, देन यू हैव द कॉलमनार एपिथेलियम। अब ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये 2 बार आपका आता है आपके 2 साल के प्रोग्राम के दौरान। सो विल हैव अ कॉलमनार एपिथेलियम। कॉलमनार एपिथेलियम जो होता है वो आपके लंबे लंबे सेल्स आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, विल हैव अ लॉन्ग लॉन्ग सेल्स ओवर हियर। अब कॉलमनार एपिथेलियम में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा ना, सो दिस इज माय कॉलमनार एपिथेलियम। इसका याद रखना न्यूक्लियस होता है बेस पे, सो न्यूक्लियस जो आपको यहाँ पे मिलना है वो न्यूक्लियस आपको मिलेगा आपका यहाँ पे बेस के ऊपर, सो यू शुड बी वेरी क्लियर विद दिस, न्यूक्लियस विल बी एट द बेस, सो बेसल पार्ट में, सो बेसल रीजन में विल हैव द न्यूक्लियस, राइट। सो you'll have this columnar epithelium आपका यहाँ पे। now what will happen on this, इसके ऊपर आपको कई बार क्या होता है, you will have a presence of a cilia, कई बार you will have presence of a cilia over there। तो अगर आपको यहाँ पे सीलिया मिल रहा है, अगर आपके कॉलमनर एपिथेलियम के ऊपर अगर आपको यहाँ पे सीलिया मिलता है, इफ यू आर एबल टू सी द सीलिया ऑन द कॉलमनर एपिथेलियम, देन दैट इज कॉल्ड एज माय ciliated columnar epithelium, ciliated columnar epithelium। ciliated columnar epithelium, ठीक है। अब ये जो ciliated columnar epithelium है मेरा यहाँ पे, मैं इसका स्पेशली बात इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज ये आपको 2 एरिया में काफी क्लियरली आपको देखने को मिल जाते हैं। एक तो आपके ट्राइकिया के अंदर, यू विल फाइंड इन द ट्राइकिया, ट्राइकिया मतलब आपके विंड पाइप, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। उसके अलावा यू कैन ऑल्सो फाइंड इन द फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। ये 2 लोकेशंस आप यहाँ पे याद रखना, दैट यू विल हैव अ ट्राइकिया एंड फेलोपियन ट्यूब के अंदर आपको ये कॉलमनार सिलेटेड कॉलमनार एपिथेलियम आपको मिलते हैं देखने के लिए। अब मैं इतना अगर आपको बता रहा हूं तो इसके आगे वाली चीज भी बताता हूं, आपको भी नोटिस करना, जब आपको सर्दी होती है तो आपका बहुत म्यूकस बनता है आपके नेजल पैसेज में, यू हैव एक्सेस ऑफ म्यूकस इज गेटिंग फाउंड ओवर देयर। म्यूकस बनाने का पर्पस ये होता है ताकि अगर बाहर से कोई अगर पैथोजन आ रहा है, कोई 10 पार्टिकल आ रहा है, तो उसे आप ट्रैप कर लो, उसको आप ट्रैप कर लो। ये बात आपने नोटिस की होगी कि जब आपको सर्दी होती है आपका कफ आ रहा होता है मुंह के अंदर, यू विल ऑलवेज फाइंड योर कफ इस स्पैटम जो आपका होता है वो आपका हमेशा यू विल फाइंड गेटिंग इनसाइड द माउथ एंड देन यू स्वॉलो दैट स्पैटम और स्वॉलो दैट कफ वेरी ऑफन। हाँ, तो यहाँ पे होता क्या है ना कि आपके ट्राइकिया के अंदर यू विल हैव दिस एपिथेलियम, और ये करता के म्यूकस को पुश करता है टुवर्ड्स द फेरिंग्स। दिस एपिथेलियम विल पुश द म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स, ताकि जो भी आपका म्यूकस हो ना वो आपका नीचे ना जाए ऊपर जाए, इट विल कम इनटू द फेरिंग्स, और फेरिंग्स हो जाएगा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर। तो आपको ये बात याद रखनी है कि आपको जो सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम आपके यहाँ पे होगा, इसका काम होता है ट्राकिया के अंदर टू पुश द म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स, तो ये ऊपर के साइड पे म्यूकस को पुश करेगा। याद रखना ट्राकिया के अंदर इसका यहाँ पे रोल ही होता है, इट विल पुश द म्यूकस टुवर्ड्स द फेरिंग्स। याद रखना, दिस गोइंग टू पुश द म्यूकस टुवर्ड्स फेरिंग्स। ये काम करता है मेरे यहाँ पे ट्राकिया के अंदर।
सो याद रखना, आपका जो म्यूकस यहाँ पे होता है, जो आपका बनता है आपके ट्रैकिया के अंदर, ब्रोंकाई के अंदर, दैट हैज टू बी पुश टुवर्ड्स द फेरिंग्स, और वो पुशिंग आपका कराया जाता है आपका बाय द हेल्प ऑफ दिस सिलेटेड कॉलमर एपिथेलियम. दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज अगेन गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो आपकी बॉडी में हो रही होती है, ताकि आप म्यूकस के साथ कोई भी अगर आपका डस्ट पार्टिकल है या कोई पैथोजन है तो आप उसे बाहर लेके आ सको. ठीक है, या बाहर लेके आ सको इन द सेंस आप उसे फेरिंग्स में लाके यू कैन ब्रिंग दैम इनटू द गट, जहां पे वो ऐसे भी खत्म हो जाएगा. सिमिलरली फिलोपियन ट्यूब के अंदर योर ट्रांसफरिंग ऑफ ओवा, राइट, ट्रांसफरिंग ऑफ ओवा के लिए आपका ये स्लेटेड कॉलमर एपिथेलियम आपके यहाँ पे मदद करता है. तो ये ओवा को पुश करता है, इट इज गोइंग टू पुश द ओवा, इट इज गोइंग टू पुश द ओवा. यहाँ पे इट पुशेस द ओवा टुवर्ड्स यूट्रस. फीमेल जो है यहाँ पे होता है ना, उसको पुश करता है यूट्रस की तरफ. दैट इज डन बाय माय फिलोपियन ट्यूब, दैट इज डन बाय माय स्लेटेड कॉलमर एपिथेलियम, जो आपका फिलोपियन ट्यूब आपको मिल जाएगा. आई होप आपने ये टर्म सुना होगा, अगर आपने बचपन में पढ़ा है आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर 9 टेक के अंदर, तो आपने ये टर्म से आप वाकिफ होंगे. यू हैव दिस टर्म कॉल्ड माय फिलोपियन Yes, ट्यूब, sir. यस सर. क्या काम होता है. Yes, sir. This is something now you know. Now let's have a look at this. Composed of tall, slender cells, their nuclei are located at the base. Free surface may have a macrovilli found in the lining of the stomach and the intestine. Intestine stomach में आपको मिल जाता है. Role of my secretion and absorption. यहाँ पे तो मिल ही रहा है, बट आपको याद रखना है, मैंने आपसे एडिशनल जो बताया यहाँ पे, that's your ciliated columnar epithelium. ये आपको दो लोकेशन पे याद रखना है, बिकॉज दे आर माई इंपॉर्टेंट लोकेशंस, ट्राइकिया एंड माय फैलोपियन ट्यूब. बाकी अगर आप जनरल कॉलमनर एपिथेलियम की अगर आप बात करते हो, वो आपको मिलेगा आपके इंटेस्टाइन, स्टमक के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, which will have a general role of my secretion and absorption. तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है. दिस वन थिंग यू हैव टू नो. सिंपल है, बहुत सिंपल है, राइट. यहाँ पे आ गया cilia bears cells bear cilia on their free surface present on the inner surface of the hollow organs like your bronchioles and fallopian tube. ट्राइकिया, ब्रोंकियोल्स, फैलोपियन ट्यूब के अंदर आपको सब देखने के लिए मिल जाएंगे. To move the particle or mucus in the specific direction over the epithelium. That's what they do in my ciliated columnar epithelium के अंदर. Okay. Now, then we have a glandular epithelium. ग्लैंडुलर एपिथेलियम मतलब ये होता है कि यहाँ पे आपके कोई ग्लैंड लगे हुए हैं और ग्लैंड के अंदर जो एपिथेलियम मिलेगा, दैट इज कॉल्ड माय ग्लैंडुलर एपिथेलियम. इसके अंदर आपको दो टाइप के सेल्स मिल सकते हैं, इधर इट कैन बी अ क्यूबॉइडल वन और अ कॉलमनार वन. सो जनरली क्या होता है, जो भी आपका ग्लैंड में से आपका हार्मोन आ रहा होता है, अज्यूम करो कि आपका ये पैंक्रियाज है, लेट्स से दिस इज द पैंक्रियाज, ये आपका ऑर्गन है, दैट इज गोइंग टू बी योर पैंक्रियाज. यहाँ पे पैंक्रियाज में भी आपके यहाँ पे कुछ सिक्रेशन हो रहा होगा, आप जानते हो पैंक्रियाज से आपके हार्मोन आता है, या अगर हार्मोन्स कमी हो तो पैंक्रियाज, आपके एंजाइम्स आते हैं पैंक्रियाज से. तो पैंक्रियाज से आपका एक हार्मोन आता है जो आपने वेल नोन, इसलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूँ, दैट इज माय इंसुलिन. इंसुलिन नाम का मेरा हार्मोन आता है मेरे यहाँ पे पैंक्रियाज से. तो इंसुलिन कौन से सेल्स में से आ रहा होगा, इट विल कमिंग फ्रॉम माय सम टाइप ऑफ माय कोलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियम. वहां से मेरे यहाँ पे इंसुलिन मेरे यहाँ पे आ रहा होगा, राइट. सो आपसे ये बात आपको याद रखनी है दैट कई सारे एपिथेलियम विल हैव अ ग्लैंडुलर फंक्शन, मतलब उनका काम होगा कि वो सिक्रेशन करेंगे कुछ चीज का. अब ये ग्लैंड्स आपके दो टाइप के हो सकते हैं, दे कैन बी यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर. मल्टीसेल्युलर में आपका आ गया स्लैवरी ग्लैंड, राइट. यूनिसेल्युलर में आपका यहाँ पे आएगा गॉबलेट सेल्स ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल. गॉबलेट सेल जो होते हैं ना, वो आपके स्टमक में होते हैं, एंड दे जनरली हैव अ सिक्रेशन ऑफ माय गैस्ट्रिक जूस. ये आपका गैस्ट्रिक जूस रिलीज करते हैं, secrete your gastric juice. ठीक है, फिलहाल के लिए आप यहाँ पे आ रहे हो, दैट योर गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, योर salivary glands are the example of my glandular epithelium, जो हो सकता है आपका यूनिसेल्युलर और कैन बी और मल्टीसेल्युलर, ये वेरी करता है वो. ग्लैंड्स आपके दो टाइप के होते हैं आपके यहाँ पे, एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड. अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे, एक बार बता रहा हूँ, हो सकेगा तो ये हमेशा याद रखना. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्मॉल टॉपिक विच विल कम in front of you all the time. When you have a term like my endocrine gland, एंडोक्राइन ग्लैंड का मतलब होता है कि यहां से आपका सिक्रेशन किया जाएगा हार्मोन्स का. एंडोक्राइन लिखा हो तो याद रखना, यहां से आपके हार्मोन्स का सिक्रेशन यहां पे किया जाएगा. सो हार्मोन्स आर secreted
तो हॉर्मोन्स आर गेटिंग सिक्रेटेड फ्रॉम द एंडोक्राइन ग्लैंड, दैट्स वन थिंग यू हैव टू नो। अब जब एंडोक्राइन ग्लैंड से आपके हॉर्मोन्स आएंगे, ये आपके जाएंगे डायरेक्टली ब्लड के अंदर, दे विल बी सेंट इनटू द ब्लड, सो they have been released into the blood. These hormones are always going to be released in blood. अगर हम बात करते हैं यहाँ पे लेट्स से आपका थायराइड ग्लैंड है नेक के अंदर, तो वहां से जो आपका हार्मोन आएगा थायरोक्सिन या T3 एंड T4, जो भी आपका हार्मोन वहां से आएगा, थायरोक्सिन हो गया या ट्राइआयोडोथायरोनिन हो गया, वो कहाँ जाएगा? वो ब्लड में रिलीज किया जाएगा और ब्लड से वो ट्रैवल करके जाएगा आपके टारगेट ऑर्गन तक। जैसे आपने देखा ये वो हार्मोन लाइक में टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, ये आपने हार्मोन सुने होंगे बचपन में, ये हार्मोन भी आपके ब्लड में रिलीज किए जाते हैं एंड वाया ब्लड दे विल रीच टू अ पर्टिकुलर डेस्टिनेशन। तो ये बात याद रखनी है दैट हार्मोन्स आर सिक्रेटेड एंडोक्राइन ग्लैंड से एंड दे आर ऑलवेज रिलीज इन द ब्लड। सो एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर माय डक्टलेस ग्लैंड, दैट कॉल्ड एज माय डक्टलेस ग्लैंड। क्या होता है डक्ट मैं आपको समझाता हूं, बट फिलहाल याद रखो दे आर माय डक्टलेस ग्लैंड। उसी तरीके से you will have exocrine gland. Similarly, you will also have something called as your exocrine gland. अब exocrine gland में आपको यहाँ पे क्या मिलेगा? You will get to see यहाँ पे आपका secretion आपका होता है, यहाँ पे आपके एंजाइम्स का, स्वेट का, राइट? स्वेट हो सकता है, एंजाइम्स हो सकते हैं, ये सारी चीजें आपकी सिक्रेट की जाती है बाय माय एक्सोक्राइन ग्लैंड। They are released onto the body surface. They are released on body surface. इनको आप बॉडी सरफेस पे आप रिलीज कर सकते हो और इनसाइड द ऑर्गन, और इनसाइड द ऑर्गन इसको आप ब्लड में रिलीज नहीं करते। जब आप योर स्वेट इज कमिंग फ्रॉम द एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो कहाँ आ रहा होता है? उस स्किन के ऊपर आ रहा होता है, ब्लड में तो नहीं जा रहा होता। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इन दिस। तो यहाँ पे क्या होता है ना, आपका जो सिक्रेशन यहाँ पे होगा वो आपका होगा वाया डक्ट। सो दीज आर कॉल्ड एज माय डक्ट ग्लैंड्स, these are called as my duct glands. अगर मैं कराऊं इनको यहाँ पे डक्ट ग्लैंड, तो आप सोचो यहाँ पे कि समझो आपका स्लाइव आपका ये है, you have a your enzyme salivary gland. समझो आपका salivary gland आपका यहाँ पे है, ये क्या करेगा? ये सलाइव को रिलीज करेगा, इट विल मेक द सलाइव और रिलीज करेगा कहाँ पे? बकल कैविटी के अंदर। तो बकल कैविटी में भेजने के लिए इसके पास एक चैनल होगा, बकल कैविटी में सलाइवा को रिलीज करने के लिए उसके पास एक छोटा सा यहाँ पे चैनल होगा एंड दैट चैनल इज कॉल्ड एज माय डक्ट। दैट चैनल ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय डक्ट। ठीक है, तो ये चैनल को मैं बोलूंगा यहाँ पे डक्ट। तो यहाँ पे आपका एक डक्ट है और इस डक्ट की मदद से आप अपने सिक्रीशन को भेज रहे हो अपने बकल कैविटी के अंदर। तो यहाँ से आपका जो भी आपका सलाइवा बनाया जाएगा, whatever saliva is getting formed over here, this saliva will travel to the duct and will reach into the buccal cavity. ये आपके बकल कैविटी में आपके यहाँ पे आ जाएगा, मतलब आपके माउथ पार्ट में आपके ये आ जाएगा। अभी आपको पता चला कि पाव भाजी बन रही है आपके घर में, तो सडनली आपका बकल कैविटी के अंदर विल हैव एक्सेस ऑफ सलाइवा। कहाँ से आ रहा है वो? इट इज कमिंग फ्रॉम द ग्लैंड्स एंड दोज आर माय एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो इन दिस, व्हाट इज माय एक्सोक्राइन एंड व्हाट इज माय एंडोक्राइन ग्लैंड्स यहाँ पे। तो ये एक चीज आप सबको यहाँ पे क्लियर कट आपको यहाँ पे याद रखनी है। ठीक है, चलो। So they release the secretion, exocrine gland के बारे में हम देखते हैं यहाँ पे, they release the secretion through the ducts. Exocrine gland secretes mucus, saliva, earwax, oil, milk, digestive enzymes. ये सारे secretion are given via ducts into the open surface के अंदर। Endocrine gland, no ducts, they produce hormone and ये directly जाता है आपका blood के अंदर। तो यहाँ पे जो बनाया जाएगा वो आपका डायरेक्टली आप रिलीज करोगे ब्लड के अंदर। सो अगर आपका इंसुलिन बनाया जा रहा है, that insulin will be thrown inside the bloodstream. That insulin will be thrown inside the bloodstream. That's what it will do. अगर exocrine gland है आपके यहाँ पे, that gland is going to be secreting all these things into the open surface. ठीक है, सोनी बताइए क्या सवाल है आपका? सर ईयर वैक्स का मतलब क्या होता है? कान में जो आपका होता है ना येलो कलर का सब्सटेंस जो आपका सिक्रेट किया जाता है, उसे हम बोलते हैं ईयर वैक्स। ठीक है, so that's what we call them as a ear wax. वो भी आपका जो आ रहा होता है वो आपके ग्लैंड से आ रहा होता है, जो इंपॉर्टेंट है। योर ear wax is very important in your ear. बताइए सौरभ, बोलिए। सर वही पूछ रहा था कि ईयर वैक्स का काम क्या होता है? ईयर वैक्स का, ईयर वैक्स के दो काम याद रखना।
एक तो ये आपका होता है वाटर रिपेलेंट, एक तो ये आपका होगा यहाँ पे वाटर रिपेलेंट, ये वाटर को रिपेल करता है। दूसरा याद रखना, इट विल ऑल्सो बी ए इंसेक्ट रिपेलेंट, ये इंसेक्ट को भी रिपेल करेगा। तो ईयर वैक्स के दो काम यहाँ पे होते हैं, इसमें इंसेक्ट रिपेलेंट, ताकि कोई इंसेक्ट रात को सोए समय आपके कान में ना जाए, एंड इट इज ऑल्सो वाटर रिपेलेंट। दैट मीन्स अगर आप पानी में जाते हो ना कभी डाइविंग करने के लिए, तो टाइम में दिस विल रिपेल द वाटर एंड अलाउ द वाटर इज नॉट एंटरिंग इनसाइड द नोज, इनसाइड द ईयर। तो ये दो काम आपके यहाँ पे होते हैं ऑफ माई ईयर वैक्स। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो इन टर्म्स ऑफ माय एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। इतनी चीजें आपको यहाँ पे रखनी है याद। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम सिंपल है, इफ यू हैव अ मल्टी लेयर ऑफ एपिथेलियम दैट इज कॉल्ड एज माय कंपाउंड एपिथेलियम। उसको हम बोलते हैं यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम। आपके यहाँ पे अगर मल्टीपल लेयर्स अगर आपको मिल रही है तो compound epithelium will be finding so composed of a multiple layered cells, limited role in secretion and absorption. They cover the dry surface area of skin, moist surface of the buccal cavity. आपके स्किन के ऊपर आपको मिलता है आपके यहाँ पे compound epithelium, moist surface area of the buccal cavity, pharynx, inner lining of the ducts of the salivary gland and pancreatic ducts. ये सारे लोकेशन के ऊपर आपको मिलता है आपके यहाँ पे compound epithelium. So pancreas याद रखना, pancreas के ducts में आपको मिल जाएगा, इनर लाइनिंग ऑफ द डक्ट ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड वहां पे आपको मिल जाता है, देन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ द बकल कैविटी, बकल कैविटी के मॉइस्ट सरफेस में आपको मिलेगा ये, एंड ड्राई सरफेस ऑफ द स्किन, स्किन के ड्राई सरफेस पे आपको मिलता है यहाँ पे कंपाउंड एपिथेलियम। इतना याद रखना आपको यहाँ पे, इट इज गोइंग टू हैव अ मल्टीपल लेयर्स। प्रोटेक्शन अगेंस्ट केमिकल एंड मैकेनिकल स्ट्रेस, इट विल हैव प्रोटेक्शन अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेस ओवर देयर। You can also have a habit of writing the question in the chat as well, right? So you can drop a question in the chat as well. आफ्ताब एक बार chat में लिख दो। So this is what you will be finding happening with my compound epithelium यहाँ पे। These are my multiple layers। अब मुझे आप ये बताओ यहाँ पे कि ये multiple layers के नीचे है जो आपको यहाँ पे जो बना के रखा हुआ है, ये आपको क्या लग रहा है? What is this going to be? बेसल So लैमिना। basal lamina. बेसल Right. लैमिना। That is my basal lamina. क्या? Alright, so that is my compound epithelium यहाँ पे। तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। Now you have this tight junction, adherent junction, gap junction. ये भी एक टॉपिक से जो आपको यहाँ पे मालूम होनी चाहिए। So let me tell you this thing with the help of the example यहाँ पे। See, assume that you have a cell. तो फंक्शन ऑफ मैं मैकेनिकल स्ट्रेस का एक एग्जांपल बता दूं। देखो बेटा, अगर आप स्किन की अगर हम बात करें, राइट, तो स्किन इज ऑलवेज अंडरगोइंग वेयर एंड टेयर। आप हमेशा जब अपने स्किन को बॉडी को इस्तेमाल करें तो आपका स्किन विल ऑलवेज अंडरगो सम काइंड ऑफ मैकेनिकल स्ट्रेस। तो वो टाइम पे आपका ये एपिथेलियम इंश्योर दैट कि आपका स्किन रप्चर ना हो, डैमेज ना हो, वो इस चीज का यहाँ पे ध्यान रखता है। सो वो बेसिकली आपका हैंडल करा आपके यहाँ पे मैकेनिकल स्ट्रेस को। ठीक है, तो स्किन इज अ परफेक्ट एग्जांपल जो आप हमेशा इमेजिन कर सकते हो। योर स्किन इज ऑलवेज सब्जेक्टेड टू वेयर एंड टियर हमेशा, बट दैट इज समथिंग व्हिच हैज बीन कंट्रोल और बीन मेड श्योर कि आपकी स्किन डैमेज ना हो बिकॉज ऑफ माय कंपाउंड एपिथेलियम ओवर देयर। ठीक है, चलो देन यू हैव थ्री टर्म्स, टाइट जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। यहाँ पे मैं आपको इस तरीके से बता दूं, इसको आप यहाँ पे याद रखना। सी, assume that you have a cell, ये एक आपका यहाँ पे सेल है और इसके साथ यहाँ पे एक और सेल आपके यहाँ पे लगा हुआ है, कॉम्पैक्टली अरेंज है, मतलब पास पास में। लेट्स मेक अ न्यूक्लियस ओवर देयर। आपको याद रखना है कि ये जो दो मेरे यहाँ पे सेल्स हैं, दोनों सेल के बीच में यू कैन हैव अ गैप, यू कैन हैव अ गैप ओवर देयर। ये गैप को हम यहाँ पे फिल कर देते हैं। ये गैप में आप एक प्रोटीन आएगा और इसे फिल करेगा, देयर विल बी वन प्रोटीन एंड दैट विल फिल द गैप। इसको हम बोलते हैं यहाँ पे टाइट जंक्शन। तो ये जो गैप है, आपको जो प्रोटीन आपको यहाँ पे मिल रहा है, दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज माय टाइट जंक्शन। इस जंक्शन को हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन बेसिकली आपका क्या करें, इट विल टू इंश्योर दैट कि आपका कोई भी सब्सटेंस आपके दो सेल के बीच में यहाँ पे लीक ना हो। आपका कोई अगर सब्सटेंस आए ना ऊपर से, अगर समझो ऊपर से कोई प्रोटीन आ रहा है, कोई ग्लूकोज आ रहा है, तो ये दो के बीच में जाके आपका यहाँ पे अंदर अटके ना या लीक ना हो, वहां से वो अंदर ना जाए। सो दैट इज समथिंग अवॉइडेड बाय माय टाइट जंक्शन। तो टाइट जंक्शन बेसिकली आपको कहाँ मिलता है, आपके दो सेल्स के बीच में आपका जो गैप बन रहा होता है, उस गैप को क्लोज करता है मेरे यहाँ पे टाइट जंक्शन। दैट इज व्हाट इट विल डू। तो ये लीकिंग ऑफ मटेरियल को अवॉइड करता है। इट एक्चुअली एंश्योर दैट लीकेज ऑफ मटेरियल, इट अवॉइड्स लीकेज ऑफ मटेरियल यहाँ पे।
It is going to avoid your leakage of material. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यू कैन हेल्प रिटर्न ओवर देयर, हेल्प्स टू स्टॉप सब्सटेंस फ्रॉम लीकिंग अक्रॉस द टिश्यू। टिश्यू के अक्रॉस कोई लीकिंग आपके यहाँ पे ना हो सब्सटेंस का, वो यहाँ पे ध्यान रखा जाता है बाय माय टाइट जंक्शन। देन यू हैव एडहेरेंट जंक्शन। एडहेरेंट जंक्शन का काम आपके यहाँ पे होता है कि दोनों सेल्स को अटैच करके रखना। दोनों जो आपके यहाँ पे सेल्स है, इनको ये अटैच करने में जो आपकी मदद करता है, जो आपके प्रोटीन यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, दैट काइंड ऑफ जंक्शन इज कॉल्ड एज माय एडहेरेंट जंक्शन। सो एडहेरेंट जंक्शन का काम होता है अटैच करना मेरे दो सेल को, उसे कॉम्पैक्टली प्लेस करना। सो दिस इज व्हाट माय एडहेरेंट जंक्शन इज नोन फॉर। सो दिस जंक्शन ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर एडहेरेंट जंक्शन। सिंपली याद रखना, आपको ये याद रखना है दैट इट विल गोइंग टू इंश्योर दैट योर सेल्स आर अटैच्ड टू ईच अदर फर्मली। आपके यहाँ पे सेल्स अटैच होते हैं, which is important, ताकि आपके सेल्स आपके कॉम्पैक्टली प्लेस्ड हो। So that is done by my adherent junction. Then you can also have one kind of junction which will form a connection over here. एक जंक्शन आपके यहाँ पे होगा जो आपके यहाँ पे कनेक्शन फॉर्म कर रहा होगा। ये कनेक्शन जो आपके यहाँ पे फॉर्म किया जा रहा है, इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ गैप जंक्शन। We call it as a gap junction। यहाँ पे गैप जंक्शन यहाँ पे क्या कर रहा है? गैप जंक्शन इस चीज का ध्यान रख रहा है कि आपका सब्सटेंस एक सेल से दूसरे सेल में आपका ट्रैवल करके चला जाए। तो अगर एक सेल को दूसरी जगह कुछ पहुंचाना है, अगर एक सेल को दूसरे सेल के साथ कुछ एक्सचेंज करना है या कुछ कम्युनिकेट करना है या कोई प्रोटीन भेजना है, तो कैसे भेजेगा? यूजिंग द गैप जंक्शन। तो गैप जंक्शन की मदद से अगर आपको कोई प्रोटीन भेजना हो तो ये कनेक्शन बन गया दो सेल के बीच में। सो इफ दिस इज अ प्रोटीन, देन दैट प्रोटीन कैन बी सेंट टू द अनदर सेल वाया गैप जंक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है ना, कि आपका गैप जंक्शन की वजह से आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है, जनरली यहाँ पे आप सिग्नल ट्रांसपोर्ट करते हो। अगर आपको नियर बाय सेल को कोई कम्युनिकेट करना है, कोई चीज बतानी है, तो कम्युनिकेट करने के लिए आप यहाँ पे गैप जंक्शन का यहाँ पे आप इस्तेमाल कर लोगे। सो यू हैव एडहेरेंट जंक्शन, टाइट जंक्शन एंड गैप जंक्शन। यार इतना तीनों का यहाँ पे काम किया। और टाइट जंक्शन लीकेज का यहाँ पे अवॉइड कर रहा है, एडहेरेंट जंक्शन एडहेर कर रहा है, चिपका रहा है, दो सेल्स को अटैच करने में मदद कर रहा है, और गैप जंक्शन यहाँ पे मदद करता है यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के लिए। सो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन बिटवीन द टू सेल्स। मैं ये लिखता हूँ यहाँ पे, दैट विल बेटर टर्म, कम्युनिकेशन बिटवीन टू सेल्स इज कंट्रोल बाय माय गैप जंक्शन। ठीक है, उसे मेरा गैप जंक्शन यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो ये तीन बातें आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए, क्योंकि इसके अलावा आपसे कोई सवाल पूछेगा नहीं। इसमें और भी कई सारे प्रोटीन के नाम आते हैं, लाइक डेस्मोसोम्स, हेमीडेस्मोसोम्स, लेकिन आपसे कभी पूछे नहीं जाएंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। परफॉर्म द सीमेंटिंग टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर, दैट्स व्हाट माय एडहेरेंट जंक्शन इज गोइंग टू बी डूइंग ओवर हियर। Gap junction facilitate the cell to communicate with each other by connecting cytoplasm of adjoining cell for a rapid transfer of ions, small molecules and big molecules। तो यहाँ पे आपने कनेक्शन फॉर्म कर लिया। अब जो आपको यहाँ पे एक्सचेंज करना, आप हैप्पीली एक्सचेंज कर लो, यहाँ पे कोई दिक्कत आपको यहाँ पे आएगी नहीं। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो इन दिस। क्या इतनी बात है आप सबको यहाँ पे समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब मुझे यहाँ पे ये Yes, बताओ, sir. कौन से बच्चे हैं जो लेट क्लास ज्वाइन किए हैं? हाउ मेनी ऑफ यू हैव ज्वाइंड द क्लास? आराम से बता दो, बाद में पता चली जाएगा, ऐसे ही बता दो। नो वन, सब टाइम पे। ठीक है, ऑलराइट। नाउ सो वी आर डन विद द एपिथेलियल टिश्यू, हमने यहाँ पे देख लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माय कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे अब इसके अंदर हम कुछ चीजों के ऊपर हम यहाँ पे ध्यान देंगे। इट लिंक्स द सपोर्ट्स द टिश्यू एंड ऑर्गन। इसको हम जनरल फंक्शन अगर हमें बोले कनेक्टिव टिश्यू का, तो ये आपका लिंक करता है एंड सपोर्ट करता है आपके यहाँ पे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स को। मोस्ट एबंडेंट कॉम्प्लेक्स एनिमल्स के अंदर आपको मिलेगा आपके, एंड इट इज द मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। सो बेसिकली कनेक्टिव टिश्यू सबसे ज्यादा आपको मिलता है बॉडी के अंदर। ऑल कनेक्टिव टिश्यूज एक्सेप्ट ब्लड हैव अ फाइब्रोब्लास्ट सेल्स। दे सिक्रेट fibrous procollagen, elastin. They give strength, elasticity, flexibility and your to the tissue. So याद रखना, आपके ब्लड के अलावा सबके अंदर you will have a fibroblast cell, right? All the connective tissue will have the fibroblast cell आपके यहाँ पे, और ये आपको क्या बना के देता है? You will have a collagen, procollagen भूल जाओ, ये याद रखो आप। कोलाजन आपको बनते हुए आपके यहाँ मिल जाएगा,
इलास्टिन बनते हुए आपको यहाँ पे मिल जाएगा, दे आर माई प्रोटीन्स। अगर आप बोलोगे सर ये है क्या, दे आर नथिंग बट माई दिस एंड दिस ओवर हियर इज माई प्रोटीन ओवर हियर। ये मेरा यहाँ पे प्रोटीन बन जाता है। एंड ये करते क्या आपके सामने यहाँ पे, दे विल प्रोवाइड द स्ट्रेंथ, इलास्टिसिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द टिश्यू, ये सब इन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करना है। द सेल्स ऑल्सो सिक्रेट मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड called as my matrix which accumulates between the fibers। मैट्रिक्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ यहाँ पे, ये हमेशा याद रखना। मैंने ऐसे मैट्रिक्स ना, क्योंकि ये टर्म आपके सामने बहुत बाद में वापस आ सकता है। समझो ये यहाँ पे मेरा एक सेल है, फाइब्रोब्लास्ट सेल आर वन टाइप ऑफ सेल्स। फाइब्रोब्लास्ट सेल जो आपके होते हैं बेटा वो एक टाइप के सेल है, और ये सेल आपका क्या सिक्रेट करते हैं, दो टाइप के प्रोटीन, कोलेजन एंड इलास्टिन। बस इतनी बात याद रखनी है, ठीक है। तो होता क्या है कि समझो ये मेरा यहाँ पे एक सेल है, दिस इज वन सेल ओवर देयर, राइट। यहाँ पे एक और सेल है, यहाँ पे एक और सेल है। अब जनरली क्या करते हैं ना आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स, वो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं, एंड यू हैव समथिंग इन द आउटर एनवायरनमेंट। सो आउटर एनवायरनमेंट के अंदर आपको काफी चीज मिल जाती है, तो आसपास के एनवायरनमेंट के अंदर उनके काफी सारा सब्सटेंस आपको यहाँ पे मिल जाता है। काफी सारा सब्सटेंस मतलब आपको यहाँ पे क्या मिल जाता है, व्हाट यू गेट टू सी ओवर हियर। तो मैं बताता हूँ आपको यहाँ पे, ये जो मेरे सेल्स है आपके यहाँ पे, इनके आसपास आपको बहुत कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। क्या होगा बहुत कुछ, फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड समथिंग लाइक माई कोलेजन, you can have collagen यहाँ पे, you'll have something like your elastin, you can have कुछ चीजें का नाम होता है, जैसे you'll have things like your polysaccharide और glycoprotein, ये तो काफी सिंपल एग्जांपल आपके सामने मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। You have number of things can be seen surrounding the cells। और ये जो चीजें आपको मिल रही है ना सेल्स के आसपास, इसे कौन रिलीज कर रहा है, सेल्स ही कर रहा है। ये जो सेल्स है यही सब चीजों को सिक्रेट करते हैं और ये उनके आसपास आपको मिल जाती है देखने के लिए। तो सेल्स के आसपास जो भी आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, whatever you will get to see nearby the cells, that is called as my matrix। सर फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे, फ्लूइड के फॉर्म में नहीं होता ये, इट इज इन द फॉर्म ऑफ माय प्रोटीन्स। सेमी फ्लूइड में कह सकता हूँ, नॉट डायरेक्टली फ्लूइड बट इट इज इन द फॉर्म ऑफ सेमी फ्लूइड के फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। एंड दिस ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स। यहाँ पे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ मैट्रिक्स। तो आपको याद रखना है, अगर आपसे कोई पूछे कि मैट्रिक्स मतलब क्या, तो मैट्रिक्स मतलब द सराउंडिंग सब्सटेंस यू फाइंड नियर बाय द सेल्स। जो भी आपको सब्सटेंस मिला है सेल्स के आसपास, उसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स। अब ये मैट्रिक्स आपको यहाँ पे मिल रहा है, मैट्रिक्स के अंदर आपको यहाँ पे क्या क्या मिल जाता है, यू कैन हैव योर कोलेजन, इलास्टिन, ग्लाइकोप्रोटीन आर द एग्जांपल ऑफ द थिंग्स यू कैन फाइंड इन द मैट्रिक्स, राइट। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ जिसको आप थोड़ा बहुत समझ पाओगे। एक और एग्जांपल आपको देता हूँ जिसको आप थोड़ा रिलेट कर पाओगे। देखो आप जानते हो बोन्स इज नो, बोन्स आर आल्सो माय कनेक्टिव टिश्यू। तो आप यहाँ देखो, यहाँ पे आपका डेफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। सो यू विल फाइंड सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू के अंदर यू विल हैव द बोन्स। अभी आप इसे पढ़ने मत बैठो, बट इतना रखना दैट बोन इज आल्सो कनेक्टिव टिश्यू, राइट। तो अब देखो, अगर आप बोन्स को ऑब्जर्व करते हो तो बोन्स के अंदर यू विल हैव सम सेल्स। अगर आप बोन्स को कट करके ऑब्जर्व करते हो तो आपको बोन्स के आपको कुछ सेल्स मिलेंगे आपके यहाँ पे, लाइक यू विल हैव समथिंग लाइक माय ऑस्टियोब्लास्ट। कुछ सेल्स होते हैं बोन्स के एंड यू कॉल देम एज ऑस्टियोब्लास्ट। So these cells over there are called as my osteoblast। आप इन्हें ऐसे याद रख सकते हो, these are my bone forming cells। इनको आप याद रखोगे as a bone forming cells, you call them as a bone forming cells। अब बोन्स को अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो सेल्स तो आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे, बट बोन स्ट्रॉन्ग कैसे होते हैं, बोन स्ट्रॉन्ग इसलिए होते हैं बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैट्रिक्स। आपका जो बोन्स के आसपास जो मैट्रिक्स होगा, बोन्स के आसपास भी आपको जो सब्सटेंस मिलेगा ना सेमी फ्लूइड फॉर्म के अंदर और स्लाइटली हार्डर फॉर्म में जो मिलेगा बोन्स के अंदर, दैट इज कॉल्ड एज माय मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स के अंदर आपका क्या मिलता है, सो व्हेन यू सी द मैट्रिक्स, जब आप कहते हो कि बोन्स के आसपास भी आपका मैट्रिक्स है, तो इसके मैट्रिक्स के अंदर आपको क्या मिलेगा, तो आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हो। आप जानते हो कि आपके बोन्स स्ट्रॉन्ग होते हैं वाया कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। तो आपको ये बात याद रखनी है दैट मैट्रिक्स के अंदर यू विल गेट टू सी अ कैल्शियम फॉस्फेट। मैट्रिक्स के अंदर यू विल गेट टू सी अ प्रेजेंस ऑफ योर कैल्शियम फॉस्फेट। कैल्शियम फॉस्फेट आपको मिलता है आपके मैट्रिक्स के अंदर। यू कैन ऑल्सो फाइंड समथिंग मैग्नीशियम फॉस्फेट।
मैग्नीशियम फॉस्फेट. Why we say it's because यहाँ पे तो सेमी फ्लूइड होता है, इट इज मोर लाइक अ हार्ड स्ट्रक्चर. यहाँ पे मैट्रिक्स आपका हार्ड होता है, बट अगर आप दूसरे टिश्यू अगर आप देखते हो तो वो आपका सेमी फ्लूइड होता है आपका यहाँ पे, वो फिर आपका यहाँ पे हार्ड नहीं होता. सो इट डिपेंड्स कि आप कौन सी टिश्यू की आप बात कर रहे हो. सो मैग्नीशियम फॉस्फेट आपका यहाँ पे हो गया. There are number of more things you'll find in them, but these are the example you can get to see over there. अब यहाँ पे मैंने example आपके सामने ये इसलिए रखा है ताकि आप relate कर पाओ. आप जानते हो bones are strong. Bones are always going to be strong over there. और strong bones जो आपके यहाँ पे बनती है, that is all because of this kind of matrix. आपकी bones hard होती है. क्यों hard होती है? Because of the matrix you have over there. आपका matrix आपका जो यहाँ पे आएगा, that's my calcium phosphate, magnesium phosphate is a kind of thing I will find in the matrix. इसलिए आपकी bones यहाँ पे आपकी hard होती है. इसको अगर मैं कंपेयर करता हूँ ना कार्टिलेज के साथ, कार्टिलेज इतना हार्ड नहीं होता. कार्टिलेज आपका फ्लेक्सिबल होता है. आप देखो आपके ईयर पिन आपका कार्टिलेज से बना हुआ है, फ्लेक्सिबल है. नोज टिप आपकी कार्टिलेज से बनी हुई है, टूट जाती है लड़ते हुए. सो कार्टिलेज आपका फ्लेक्सिबल क्यों होता है? बिकॉज उसके मैट्रिक्स में आपको ये सब नहीं मिलता. उसके मैट्रिक्स में यू विल हैव डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, कॉन्ड्रिन सल्फेट, मतलब आपको ये सब याद नहीं रखना, बट यू विल हैव अ डिफरेंट काइंड ऑफ सब्सटेंस ओवर देयर, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू विल फाइंड कि आपका कार्टिलेज कंपैरेटिवली आपका यहाँ पे फ्लेक्सिबल होता है. तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैट्रिक्स जो आपका यहाँ पे होगा, मैट्रिक्स इज अ डिफाइनिंग फैक्टर फॉर नंबर ऑफ थिंग्स. मैट्रिक्स आपका डिफाइन करता है कि आपका कैसा है, वो आपका टिश्यू आपका वहाँ पे कैसा है और उसका प्रॉपर्टी आपका वहाँ पे क्या होगा. सो दिस इज व्हाट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर इन दिस. दिस इज जस्ट अ आइडिया टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाट मैट्रिक्स इज एंड हाउ इट डिटरमाइंस नंबर ऑफ थिंग. ठीक है, क्या ये वाली बात है आप सबको यहाँ पे क्लियर है? इज दिस थिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ऑलराइट. Yes, Yes, sir. sir. अब हम यहाँ पे बात करते हैं, काम करते हैं हम लोग डायरेक्टली यहाँ पे जंप करेंगे हमारे मसल टिश्यू के ऊपर. लेट्स जंप ऑन टू योर मसल्स. द टिश्यू इज मेड अप ऑफ मेनी मसल फाइबर्स. मसल फाइबर आर कंपोज ऑफ न्यूमरस फाइन मायोफाइब्रिल्स एंड मसल फाइबर आर कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स. मसल टेक्स पार्ट इन लोकोशन मूवमेंट. ये सबको फिलहाल के लिए आप इग्नोर कर सकते हो, मैं जो कह रहा हूँ उसको आप ध्यान दो. मसल्स की जब आप बात करते हो, आप इसे 3 पार्ट में डिवाइड करोगे. यू टॉक अबाउट योर मसल्स, we'll have 3 types over here. पहला आपको याद रखना है, you'll have something called as my skeletal muscle. अब ये याद रखना है, ये फ्यूचर में आपके सामने वापस आएगा. You'll have something called as your skeletal muscle. Skeletal muscle जो आपके यहाँ पे होते हैं, they are involuntary in nature. These muscles are my voluntary in nature. वॉलेंटरी इन नेचर का मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसको समझाता हूं मैं. इसके लिए एक और चीज आप लिखूंगा. These muscles are attached to the skeletal system. These muscles are attached to skeletal system. अब जब मैं कह रहा हूं कि मेरे मसल्स अटैच मेरे स्केलेटल सिस्टम के साथ, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका मतलब आपके यहाँ पे ये होता है कि जो मेरे यहाँ पे मसल्स रहेंगे, द मसल्स आई विल फाइंडिंग ओवर हियर, दीज मसल्स विल हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन माय लोकोमोशन एंड मूवमेंट. जो मैं अपना यहाँ पे हाथ मूव कर रहा हूँ ना, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ माय स्केलेटल मसल. जब मैं चल रहा हूँ, भाग रहा हूँ, फेंक रहा हूँ चीजों को, पत्थर मार रहा हूँ, जो भी मैं कर रहा हूँ, दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल्स आपके वो मसल्स है जो आपके स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होंगे एंड दे एक्चुअली हेल्प इन माय लोकोमोशन मूवमेंट. याद रखना, दे आर वॉलेंटरी इन नेचर. वॉलेंटरी का मतलब यहाँ पे होता है कि मैं अपनी ख्वाहिश से उन्हें मूव कर सकता हूँ, मैं अपने विल से उन्हें मूव कर सकता हूँ. इफ आई एम मूविंग माय हैंड देन इट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ माय ओन विश. तो इनको मैं कंट्रोल करता हूँ. तो वॉलेंटरी का मतलब ये होता है आप खुद से कर रहे हो, आप खुद के विल से इन्हें कंट्रोल कर रहे हो. सो दे आर वॉलेंटरी इन नेचर. सो मसल्स आर अटैच्ड टू योर स्केलेटल सिस्टम एंड दे आर वॉलेंटरी इन नेचर. दैट्स द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो. शेप क्या होता है जनरली इनका? दे आर माय सिलिंड्रिकल शेप. शेप जो इनका यहाँ पे आएगा, that shape is going to be cylindrical. That shape is going to be cylindrical. So cylindrical shape आपको यहाँ मिल जाएगा. So we'll have a elongated cylindrical shape आपको यहाँ मिलता है इन muscles का. They can be multinucleated. याद रखना, these muscles are going to be multinucleated. They are going to be multinucleated. Now when I say they are multinucleated, इसका मतलब यहाँ पे क्या होता है कि इनके अंदर आपको मल्टीपल न्यूक्लिया मिल जाएंगे. तो आपसे ये पूछा जाएगा क्या स्केलेटल मसल आपका
मल्टीपल न्यूक्लियस में आपको मिल सकता है? द आंसर इज यस. स्केलेटल मसल्स आर ऑलवेज विल बी मल्टीन्यूक्लिएटेड. ठीक है. देन दे डू अंडरगो फटीग. दे डू अंडरगो फटीग. जब मैं कह रहा हूं आपको यहाँ पे दैट दे डू अंडरगो फटीग यहाँ पे, देन दैट मींस व्हाट? इसका मतलब आपको यहाँ पे होता है कि अगर इनका आपने ज्यादा इस्तेमाल किया, इफ यू यूज देम इन इन एक्सेस ऑफ अमाउंट, देन ये आपके ब्रेक होंगे. ब्रेक होंगे मतलब दे विल गो फटीग. ये थक जाएंगे एंड दे माइट गेट डैमेज ओवर देयर एज वेल. आप अगर क्रिकेट देखते हो तो आपने क्रिकेट में देखा होगा ना, लोगों को क्रैम्प्स आ रहे होते हैं, ज्यादा रनिंग करते वो पिच के बीच में, देन उनको क्रैम्प्स आते हैं, फिर वो लेट जाते हैं. यू हैव सीन दैट Yes, हैपनिंग. ऋषभ पंत, ये लोगों को क्रैम्प्स आ रहे होते हैं. विराट कोहली को नहीं आते हैं. ही इज अ डिफरेंट एनिमल, उसको नहीं आ रहे होते, बट बाकी लोगों को आ रहे होते क्रैम्प्स. So that is all because of your like skeletal muscles will get fatigue. If you use them excessively, they can go fatigue over there. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करते हैं. This is one thing you'll be finding over there. Anyone over here Virat Kohli fan? Anyone? No one. अच्छा, रिया is there. चलो रिया है at least. रिया, आलिया. All right. चलो बहुत बढ़िया. ठीक है. So that is what we'll find happening in this. That they undergo fatigue, they are multinucleated, and yeah, after that's okay. More than okay. So you'll have a multinucleated, and this is what you'll be finding in them. ठीक है. ये चीज आपको यहाँ पे ऐड करते हैं. This is one thing you have to know over here. So you will have all these cells, and this is what you find happening in them. So इतनी properties आपको यहाँ पे ऐड करनी है आपके skeletal muscle को लेके. They undergo fatigue, they are multinucleated, they have a cylindrical shape, they are attached to my skeletal muscle, and they are voluntary in nature. ये आपके voluntary होते हैं nature का. This is my skeletal muscles. इतनी बातें याद रखो, that's important for you. Okay. All right. So now let's jump onto my smooth muscles. Skeletal muscle तो हमने यहाँ पे देख लिया. इससे तो हम लोग यहाँ पे वाकिफ हो गए. This is something now you know. इसको हम even कहते हैं as a striated muscles. अब striated muscle क्यों कहते हैं ये भी बता देता हूँ आपको यहाँ पे, कि अगर आप इनको ऑब्जर्व करते हो ना, अगर आप इन मसल्स को ऑब्जर्व करते हो तो आपको बैंडिंग पैटर्न आपको मिलता है यहाँ पे. When you observe these muscles, you will find some banding pattern. आपको जैसे बैंड्स आपको मिल जाएंगे. These bands over there are called as my striations. आपको कुछ जैसे बैंडिंग पैटर्न आपको मिलेगा आपको यहाँ पे. You will have some banding pattern can be observed. अगर आप इन्हें ऑब्जर्व करते हो अंडर द माइक्रोस्कोप, तब भी आपको ये बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे दिख जाएगा. And that banding pattern is called as my striation. This banding pattern over here is called as my striation. ठीक है. ये आपको मिलेगा देखने के लिए आपके यहाँ पे स्केलेटल मसल के अंदर. That's it. इनमें ही आपको मिलता है देखने के लिए. I won't say सिर्फ इनमें, बट इसके अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए. Now let's jump on to my smooth muscles. चलो ये तो हमने यहाँ पे देख लिया. कोई चीज समझना है तो पूछ लेना. Then we have something like your smooth muscle यहाँ पे. स्मूथ मसल की जब मैं बात करता हूं, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर इनवॉलेंटरी इन नेचर. इनवॉलेंटरी इन नेचर. इनको आप खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते हैं. इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट करना है अपने हिसाब से. यू कैनॉट कंट्रोल देम, दे कैन कॉन्ट्रैक्ट ऑल बाय देमसेल्फ. वेयर आई कैन फाइंड देम? यू कैन फाइंड देम इन द इंटरनल ऑर्गन्स. कैन फाइंड देम इन द इंटरनल ऑर्गन्स. इंटरनल ऑर्गन्स में आपको मिलेंगे देखने के लिए. वी कैन टेक सम एग्जांपल लाइक योर स्टमक. पेट में आपको ये देखने के लिए मिल सकता है. स्टमक इज वन ऑफ द एग्जांपल. यू कैन हैव इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन में जो मसल्स होती है वो अपने आप ही कॉन्ट्रैक्ट करती है. यू कैन हैव एग्जांपल ब्लड वेसल्स. ब्लड वेसल में भी आपके स्मूथ मसल होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स यू हैव टू नो. तो अगर आपका खाना पेट में जा रहा है तो पेट में खाना जाने के बाद वो अपने आप कॉन्ट्रैक्ट करेगा और खाने को आगे भेजेगा. आपको बोलना नहीं पड़ता उससे, या आपको ऐसे हिलना नहीं पड़ता खाना खाने के बाद कि अब वो आगे बढ़े खाना वहां से. राइट. सो योर स्टमक विल अंडरगो कॉन्ट्रैक्शन. रिलविक कॉन्ट्रैक्शन वहां पे करेगा और आपका खाना फिर धीरे धीरे करके आपका जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर. और इंटेस्टाइन में जाने के बाद भी आपका खाना वहां से आपका पुश किया जाता है. राइट. हार्ट नहीं आएगा बेटा इसके अंदर. हार्ट नहीं आएगा. हार्ट विल हैव डिफरेंट मसल. तो इंटेस्टाइन के अंदर भी क्या होगा? इंटेस्टाइन के अंदर भी विल फाइंड दैट इंटेस्टाइन विल अंडरगो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन, ताकि आपका खाना वहां से आगे बढ़ के आपका जाएगा large intestine and then into the rectum. So these are the areas where I'll get to see my smooth muscles. Involuntary होते ही है,
ये खुद से काम करते हैं, you cannot control them, so they are involuntary in nature. And then you will find these cells or these muscles are going to be spindle shaped. These muscles are going to be my spindle shaped. इस टाइप का शेप आपको वहां पे मिलता है, 2 टेपरिंग एंड और बीच में से बल्कि होता है वो, तो दे आर माय स्पिंडल शेप. They are going to be your spindle shape यहाँ पे. ठीक है, तो स्पिंडल शेप आपको मिलेंगे आपके यहाँ पे देखने के लिए. यूल फाइंड स्पिंडल शेप आर गोइंग टू बी माय योर स्मूथ मसल्स. ये आपके हमेशा आपके यहाँ पे रहते हैं स्पिंडल शेप, याद रखना आपको यहाँ पे. कोई बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, सो याद रखना दे आर माय यूनिन्यूक्लिएटेड. फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल हैव अ सिंगल न्यूक्लियर, सो दे आर माय यूनिन्यूक्लिएटेड. And there is going to be no banding pattern, no stratiation is observed. So कोई स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलने वाला, कोई बैंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे नहीं. So there is going to be no stratiation. They do not undergo fatigue. ये लोग यहाँ फटीग नहीं करते. So do peristaltic movement in the esophagus is also, yes that's true, अरीशा, जो आपका peristaltic movement आपका हो रहा था esophagus के अंदर, that's also example of a smooth muscle contraction. ठीक है, स्ट्रेटिएशन आपको नहीं मिल रहा है आपको यहाँ पे, बैंडिंग पैटर्न आपको यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा मिलने के लिए. वन मोर थिंग यू हैव टू नो, ये मसल आपके फटीग नहीं होते हैं. ऐसा कभी नहीं होगा कि मसल मना करेगा काम करने से, राइट. दे वर्क थ्रू आउट द लाइफ, राइट. दे वर्क वेरी स्मूथली एंड इवन दो दे हैव बीन यूज्ड मल्टीपल टाइम्स, दे डू नॉट अंडरगो फटीग. सो वो आपको होते हुए नहीं मिलता. सो ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है. तो दे आर यूनिन्यूक्लिएटेड, स्पिंडल शेप, नो स्ट्रेटिएशन. इंटरनल ऑर्गन, स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल के अंदर आपको मिलेंगे देखने के लिए. एंड दे आर गोइंग टू बी इनवॉलंटरी इन नेचर. They are going to be involuntary nature आपको मिलता है आपको यहाँ देखने के लिए. So these are my smooth muscles. ये है आपके यहाँ पे smooth muscles. ये आपको इतना आपको यहाँ पे याद रखना है. Is this part clear to all of you? क्या ये वाली कहानी आप सबको यहाँ पे क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सामने एक बार फिर आएगी फ्यूचर में, एंड प्लीज इससे आप वाकिफ हो जाओ अच्छे से. Now let me write over here my last type of muscle, that is my cardiac muscle. यहाँ पे मेंशन करता हूँ मेरे यहाँ पे cardiac muscle को. आखिरी टाइप का जो यहाँ पे आपका मसल यहाँ पे आएगा, दैट इज गोइंग टू बी योर कार्डियक मसल. कार्डियक मसल जो आपका होता है ना, दिस इज अ मसल आई बी फाइंडिंग इन द हार्ट. कार्डियक मसल इज अ मसल व्हिच आई बी फाइंडिंग इन द हार्ट. दिस इज अ मसल व्हिच आई बी फाइंडिंग इन द हार्ट. सो इट इज अ मसल ऑफ अ हार्ट. राइट, अगेन यू विल हैव अ सिलिंड्रिकल शेप. सिलिंड्रिकल शेप आपको यहाँ पे मिलेगा कार्डियक मसल के अंदर, राइट. स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे मिल जाता है. यू विल फाइंड स्ट्रेटिएशन. आर सीन. सो स्ट्रेटिएशन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा. सो बैंडिंग पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाते हैं. सो यू विल फाइंड द बैंडिंग पैटर्न ओवर देयर इन द कार्डियक मसल्स विल बी ऑब्जर्व्ड. ठीक है, तो ये आपको मिलेंगे यहाँ पे देखने के लिए. अगेन दे आर ऑलवेज गोइंग टू बी इनवॉलंटरी नेचर. अगेन आपको बोलना नहीं पड़ता, हार्ट अपना काम करता रहता है. यू डोंट हैव टू गेट इन्वॉल्व ओवर देयर. ना ही उससे उसका आप बोलते हो उसे काम करने के लिए, ना ही उसे आप रोक सकते हो. एंड हार्ट वर्क्स इवन बिफोर योर बर्थ. आपके बर्थ के पहले से लेके आपके लाइफ एंड होने तक वो काम कर रहा होता है, right. So by the end of the 4th week you will find your heart is getting formed. By the end of the 2nd month you will have the heart function will happen अच्छे से of the embryo, and then you will find it will just keep on working from that point till you die. So ये involuntary होता है and surely it does not undergo fatigue. Surely आपका fatigue नहीं होता. ये fatigue तब होता है जब आप खाते हो बाहर जाके junk food, or else it won't undergo fatigue. Do not undergo fatigue. हार्ट के साथ एक और बात याद रखना कि हार्ट के मसल्स अगर डैमेज हुए ना, उनको आप रिप्लेस नहीं कर सकते. अगर हार्ट के मसल्स अगर आपके डैमेज हो जाते देन यू कैन नॉट रिप्लेस देम. कार्डियक मसल अगर मैंने यहाँ पे गया तो गया, मतलब उतना डैमेज हो गया ना, तो उसे आप वापस रिवाइव नहीं कर सकते. तो दैट इज व्हाई पीपल हु अंडरगो अ हार्ट अटैक दे आर प्रोन टू वन मोर हार्ट अटैक. आपने बोला सुना होगा डॉक्टर को बोलते हुए कि माइनर हार्ट अटैक था, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान रखना है अपना, बिकॉज दिस कैन हैपन अगेन.
So याद रखना, if a cardiac muscle get damaged over there, then you will always find there's a possibility of your heart functioning getting reduced over there. So आपकी जो working capacity होती है हार्ट की, वो आपकी कम हो जाती है. And that is why one has to be very careful with their what they eat. हमें कई बार पता नहीं चलता, लेकिन हम जो चीजें खा रहे होते हैं वो काफी इम्पैक्ट करता है आपके हार्ट के फंक्शनिंग को. एंड एरोबिक एक्सरसाइज, if people are doing good amount of aerobic exercise, then they have a good functioning heart. ठीक है. So do not undergo fatigue. यहाँ पे involuntary nature, striation आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए. Cylindrical in shape, and these are the muscles of heart. अब जब आप यहाँ पे इनको ऑब्जर्व करते हो, when you observe the heart muscles को अगर आप देखोगे कभी, आई होप आप सभी से देखे रियल में. So when you observe this heart muscle ना, what you get to see ना, आपके दो हार्ट मसल के बीच में will have some dark bands over there. When you observe these two heart muscles, इनके बीच में can have two dark bands in this. कुछ डार्क बैंड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे देखने के लिए. ये जो डार्क बैंड्स आपको यहाँ पे दिख रहे होते हैं ना, the dark bands you can see over there, these are called as my intercalated disc. Intercalated disc. क्या होता है मेरा इंटरकैलेटेड डिस्क? क्या रहता है? आई विल फाइंड बिटवीन द हार्ट मसल्स के बीच में आपको एरिया मिलेगा, आपको एक डार्क रीजन मिलेगा. उस रीजन को हम बोलते हैं यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क. इतनी बात पहले तो याद रखो. क्या मदद करता है मेरा इंटरकैलेटेड डिस्क? एक्चुअली हेल्प्स इन अ स्मूथ ट्रांसफर ऑफ नर्व इंपल्स. आपका जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो आपका जो नर्व इंपल्स आप ट्रांसपोर्ट करते हो एक हार्ट मसल से दूसरे हार्ट मसल के अंदर, वो स्मूथ कंडक्शन के लिए आपका इंटरकैलेटेड डिस्क आपके यहाँ पे मदद करता है. ठीक है. सो दैट्स व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस, कि अगर आपका यहाँ पे इंटरकैलेटेड डिस्क है, जो आपका बिल्ड आपको बिटवीन द हार्ट मसल के बीच में आपको यहाँ पे दिख रहा है, दिस एक्चुअली प्रमोट अ स्मूथ कंडक्शन ऑफ माय नर्व इंपल्स, एंड दैट इवेंचुअली हेल्प्स इन माय हार्ट बीट के अंदर. ये आपकी स्मूथ हार्ट बीट करने में आपके यहाँ पे आपको मदद करेगा. ठीक है. तो ये चीज आपको यहाँ पे, ये जो टर्म है ना इंटरकैलेटेड डिस्क वाला, ये आपको सिर्फ आपको कार्डियक मसल में आपको याद रखना है, और कहीं ये टर्म आपका नहीं आएगा. So you have to know this term in terms of my cardiac muscles. So that the muscles of the heart, cylindrical in shape, striation are seen, involuntary nature, and do not undergo fatigue. They do not undergo fatigue. यहाँ पे this is what you have to know in this, right? इतनी बातें आप यहाँ पे याद रखो for my cardiac muscles. तो हमने यहाँ पे देख लिया मेरे यहाँ पे कार्डियक मसल्स, स्केलेटल मसल्स एंड स्मूथ मसल्स. अब कभी भी आपसे कोई पूछे कि कौन होता है वॉलंटरी, कौन होता है इनवॉलंटरी, आपको मालूम होना चाहिए दैट माय skeletal muscle is going to be voluntary in nature, smooth muscle and cardiac muscles are going to be my involuntary nature. वो अपने आप से काम करेंगे. So these are the few things you should be very clear with. अब ये मैं जो बता रहा हूँ ये सिर्फ इस चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं है. आपका एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट. इंटरकैलेटेड डिस्क का फंक्शन ये होता है आफ्ताब, कि एक्चुअली हेल्प करता है स्मूथ कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स के लिए. जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो कॉन्ट्रैक्शन के लिए यू हैव टू जनरेट अ नर्व इंपल्स, और नर्व इंपल्स आपका यहाँ से इजीली पास होता है या स्मूथली पास होता है बिकॉज होता है इंटरकैलेटेड डिस्क. सो जो भी आपके इंटरकैलेटेड डिस्क आपके यहाँ पे होंगे, इनके थ्रू आपका नर्व इंपल्स पास होगा थ्रू द हार्ट कार्डियक मसल्स, एंड दैट इज एसेंशियल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. उसकी वजह से आपका कार्डियक मसल यहाँ पे आपका कॉन्ट्रैक्ट करता है. ठीक है. तो इतनी बातें रखनी है आपको यहाँ पे याद, एंड दिस शुड बी क्लियर टू यू इन टर्म्स ऑफ लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाले चैप्टर के हिसाब से भी आपको याद रखना है. So they are attached to the bones. Example, biceps, striation are present in the muscle fiber. Muscle fiber are bundles in parallel fashion. ठीक है. A sheet of tough connective tissue encloses several bundles of the muscle fiber. मतलब आसपास आपको एक connective tissue की आपको यहाँ पे लेयर मिल जाती है. ठीक है. That's what they have mentioned. और कुछ नहीं इसके अंदर. This is what you have to know. जो मैंने बताया वो याद रखना, बिकॉज ये आपको इवन काम आएगा जब हम बात करेंगे आपका लोकोमोशन मूवमेंट वाले चैप्टर की. Now, then you have the smooth muscles. Involuntary, fusiform मतलब spindle shaped. Fibers taper from the both ends, right? Fusiform मतलब आपका your spindle shape. Striation आपको यहाँ पे नहीं मिलना, कोई striation आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं. Cell junction hold them together. They are bundled together in a connective tissue. सब इकट्ठा होता है, so they call them as a bundle together. They are seen in the walls of internal organs such as blood vessels, stomach and intestine. यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे. These are my skeletal muscles. Sorry, smooth muscles. And then you have your cardiac muscles. Involuntary muscles seen only in the heart. Intercalated disc आपको यहाँ पे मिलेगा देखने के लिए, जो आप यहाँ पे आप देख सकते हो. You can see this thing. ये dark bands जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, बड़े बड़े dark bands. These are my intercalated disc आपको यहाँ पे. Okay.
Cell junction fuse with the plasma membrane of a cells and make them stick together. So basically cell junction आपके यहाँ पे fuse करता है plasma membrane के साथ and make them come together, stick together. Communication junction is my intercalated disc यहाँ पे allows the cells to contract as unit. When one cell receives a signal to contract, its neighbor cells are also contracted. रेवाती बताइए क्या सवाल है आपका? सर ये सारे जो मसल्स है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है या फिर नॉर्मली ऐसी दिखती है? नहीं, आपको जो अगर आपको ये सारे स्ट्रक्चर्स अगर आपको देखने हैं, अगर आपको बैंड्स देखने हैं, देन यू हैव टू ऑब्जर्व इन द माइक्रोस्कोप. वो ऐसे ही दिखेंगे आपके. अगर आप कार्डियक हार्ट को अगर आप बाहर निकालते हो देन आपको एकदम से आपको बैंड्स नहीं दिखेंगे, लेकिन आप उसका सेक्शन लोगे ना एंड व्हेन यू ऑब्जर्व देम अंडर द माइक्रोस्कोप तब आपको पे बैंड्स मिलते हैं. देन यू विल गेट टू सी सम बैंडिंग पैटर्न आपको वहां पे मिलेगा आपके माइक्रोस्कोप के अंदर. सिमिलरली देयर इज वन मोर, सिमिलरली यू कैन फाइंड विद माय स्मूथ मसल. अगर मैं आपको एक छोटा सा स्मूथ मसल निकाल के देता हूं तो आपको ऐसे नहीं दिखेगा कुछ भी. आपको उसका टीएस लेके आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा माइक्रोस्कोप के नीचे एंड देन यू कैन फाइंड ऑल दोस स्ट्रक्चर्स जो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे. ठीक है, ऑलराइट, दैट इज समथिंग. हाँ जी, और बताइए क्या सवाल है आपका? किसी का कोई सवाल है बोलिए. ठीक है, चलो. देन यू हैव न्यूरल टिश्यू. न्यूरल टिश्यू हमने यहाँ पे करना नहीं है. दिस इज अ टिश्यू विल बी डूइंग व्हेन वी डू द नर्वस सिस्टम वाला चैप्टर, तो तब हम इसे करेंगे. अभी इसे हम इग्नोर करेंगे. दिस इज व्हाट यू हैव टू इग्नोर इन दिस. राइट, तो ये चीज हमने यहाँ पे देख ली है. दीज आर द थिंग्स यू हैव टॉक्ड अबाउट द मसल्स एंड यू हैव टॉक्ड अबाउट द एपिथेलियल टिश्यू. यहाँ पे तो इतनी बातें आपको यहाँ पे ऐड रखनी है. न्यूरल टिश्यू में आपको यहाँ पे बता नहीं रहा बिकॉज न्यूरॉन्स इसमें आते हैं. वी कैन सी दैट थिंग सेपरेटली, बट मैं आपसे एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा जो आपको याद रखना है. अगर मैं न्यूरॉन्स की बात करता हूँ, इफ आई टॉक अबाउट द न्यूरॉन्स, एक चीज याद रखना जो आपने जिससे आप वाकिफ शायद आप ना हो, शायद you might know everything, that is also a possibility. So you should know that you will have your neurons over here. Now when you see a neuron, you know neuron का structure यहाँ पे क्या होता है. Something you are all familiar with. You know you have axon ending, you have a cyton, that is all you know in this, right? आपको याद रखना है कि जब आप न्यूरॉन की बात करते हो ना, मैं यहाँ पे लेवल नहीं करूंगा, बट आपको एक चीज याद रखनी है कि न्यूरॉन के आसपास आपको कुछ मिलता है देखने के लिए. न्यूरॉन के आसपास आपको कुछ सेल्स मिलते हैं देखने के लिए. उन सेल्स का नाम कोई बता सकता है क्या होता है? न्यूरॉन्स तो बिलियंस में होता है आपके पास. या बिलियंस ऑफ न्यूरॉन इनसाइड द नर्वस सिस्टम. इनके आसपास यू विल हैव सम सेल्स. डू यू नो व्हाट इज द नेम ऑफ द सेल्स? न्यूरोजिला. न्यूरोजिला, that's a new name. You will remember over here. Glial cells. Yes. Yeah, we're glial cells. Glial cells are the cells we find nearby the neuron. So neuron के आसपास आपको कई सारे cells आपको मिलते हैं आपके यहाँ पे. You call them the glial cells. तो glial cell जैसे आप यहाँ पे हो गया, for example you have your कुछ cells आपके होंगे. So this is one cell, this is one cell. आप ये मान लो कि एक न्यूरॉन के आसपास 4 से 5 ग्लियल सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाता है. एक न्यूरॉन के आसपास आपको 4 से 5 ग्लियल सेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे. सवाल आपको यहाँ पे ये आता है कि ग्लियल सेल आपको जो यहाँ पे दिख रहे हैं, जो आपके सामने यहाँ पे खड़े हुए हैं ग्लियल सेल इतने सारे, इनका पर्पस यहाँ पे क्या है? व्हाट काइंड ऑफ पर्पस दे विल सर्व? सर इतना दे आर माय प्रोटेक्टिव इन नेचर. सो ग्लियल सेल्स विल हैव अ फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड नरिशमेंट ऑफ द न्यूरॉन. विल हैव अ रोल ऑफ प्रोटेक्शन and nourishment of neuron. So neurons का प्रोटेक्शन और नरिशमेंट करने की जिम्मेदारी आपके यहाँ पे ग्लियल सेल्स की. आप ये मान लो कि अगर आपके एक न्यूरॉन के आसपास 4-5 ग्लियल सेल्स हैं और आपके पास बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है यू हैव, सो दैट इटसेल्फ मींस पता है व्हाट? आपके ग्लियल सेल्स ज्यादा होते हैं. आपकी बॉडी के अंदर ग्लियल सेल्स आपके काफी ज्यादा होते हैं. यू हैव अ मच मोर हाई नंबर ऑफ ग्लियल सेल्स देन योर न्यूरॉन्स. अब क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि इतना प्रोटेक्शन की जरूरत क्यों? कैन एनीवन टेल मी व्हाई द न्यूरॉन्स हैज टू बी प्रोटेक्टेड सो मच? सर न्यूरॉन सेल दोबारा रीजनरेट नहीं होते हैं. बिल्कुल सही. एक बार न्यूरॉन मेरा गया तो गया. Yes, sir. एक बार इसकी यहाँ पे Yes, डेथ sir. हुई, you cannot find them reviving itself back. So they cannot regenerate themselves. एक बार ये गए तो ये गए. Neurons cannot divide and can add up new neurons. So that is why you have to know. Basically मैंने आपको ये बात शायद पहले भी कभी बताई होगी
कि न्यूरॉन्स के साथ क्या होता है ना कि आफ्टर सर्टन एज, एक बार एक सर्टन एज के बाद आपकी न्यूरॉन्स की डेथ होना चालू होती है। वो हर किसी के साथ होती है। एवरी डे यू विल फाइंड अ लार्ज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स विल डाई, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद एजिंग के साथ वही होता है। जैसे जैसे आपकी एजिंग हो रही होती है, आपकी न्यूरॉन्स की डेथ हो रही होती है। सो न्यूरॉन्स आर गोइंग टू डाई, बट जनरली न्यूरॉन्स को बचाने के लिए आपके यहाँ पे ग्लियल सेल्स आपके यहाँ पे होते हैं। तो ये एक बात आपको यहाँ पे इट मेक्स सेंस बाय एवरी तरीके से, ये बात सेंस करती है कि आपके पास इतने सारे सेल्स क्यों हैं इनके आसपास। दैट इज ऑल बिकॉज न्यूरॉन्स नीड प्रोटेक्शन, बिकॉज न्यूरॉन गए तो गए। इसलिए आपने कभी नोटिस किया होगा ना, कई बार लोगों को स्ट्रोक का अटैक आता है तो सडन पार्ट ऑफ ब्रेन विल गेट डैमेज एंड दे बिकम पैरालिटिक। उनकी बॉडी का Yes, एक sir. काम नहीं कर पाता, राइट? Yes, sir. चल नहीं पाते, समथिंग लाइक दैट हैपन। सो दैट्स बिकॉज अ सर्टेन पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम हैज डाइड एंड सो दे बिकम पैरालिटिक। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे रखनी है याद। लेट्स कीप इट अप टू हियर ओनली, यहाँ तक इस चीज को रखते हैं। अगले क्लास में जब हम आपको मिलेंगे, अगला क्लास आपका कल होगा, कल थोड़ा बहुत करेंगे एनुअल किंगडम और रिवीजन। यहाँ पे लेट्स हैव अ लुक एट द एनुअल किंगडम वंस, क्योंकि संडे को उसका टेस्ट आ रहा है तो उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे एंड देखते हैं। लेट्स ट्राई टू सी सम पार्ट ऑफ कॉकरोच वी कैन कवर, वी कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल। ठीक है, सो कल के क्लास में रिवीजन एंड इफ टाइम परमिट्स यू कैन हैव अ लुक एट द कॉकरोच एज वेल, राइट? एनिमल टिश्यू में अगर आपके न्यू एनसीईआरटी में है नहीं है, जो भी है, इतना पार्ट फिलहाल के लिए आप इस पे फोकस करो। ये मेरा हाई वेटेज वाले टॉपिक्स थे जो मैंने आपको पे कराए थे। दीज आर द टॉपिक्स इन फ्रॉम व्हिच यू फाइंड जनरली गेट क्वेश्चन शोइंग अप, राइट? इनको आप पहले यहाँ पे देखो। लेट्स फोकस ऑन माय फ्रॉग एंड कॉकरोच, देन उसको हम वहां पे करते हैं एंड देन उसके बाद जो रह जाता है वी कैन हैव अ ग्लांस ऑन दैट। ठीक है, सब इसके ऊपर होगा। और अर्थफॉर्म हम नहीं करने वाले हैं। अर्थफॉर्म आपका शायद बोर्ड्स में आ सकता है बट नीट में वो नहीं आने वाला, सो वी कैन स्किप दैट थिंग, राइट? सर So, yeah, बोर्ड में भी that's- नहीं है वो। सर है ही नहीं Yes, NCERT में sir. वो फ्रॉग बच्चे में Okay. है ही नहीं। खुश रहो फिर, बिल्कुल। अब तो खुश रहना आप लोगों ने, एवरी रीजन टू बी हैप्पी। सो फ्रॉग कर लेना आप, और कॉकरोच मैं आपको करा दूंगा। आई मीन लाइक दोनों में आप करेंगे। ठीक है, सो चलो देन लेट्स रैप दिस अप इन दैट केस एंड या दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। असाइनमेंट आप सबने सॉल्व करके शेयर कर दिया है, आई होप किसी का बाकी नहीं है। हाँ जी ऋषा, बताइए क्या सवाल है आपका। नाउ यू कैन आस्क अ क्वेश्चन एंड देन वी कैन रैप दिस अप। बताइए। सर जो ग्लियल सेल्स है वो वही है जो न्यूरो ग्लियल सेल्स के बारे में मैंने सुना था, जो उन्हें प्रोटेक्शन ही करते हैं। और राइट, वही है। Yes. न्यूरोग्लियल से ग्लियल से सेम। इनके कई सारे आपको टाइप्स मिल जाते हैं which you'll see in the chapter 22 में आप सीखोगे उसे। ओके सर। बताइए आप सब जल्दी सवाल बताइए अपना। सर मेरे तो 3-4 सवाल है, मैं पूछ लेता हूँ पहले। सर ये बताओ। कैपिटुलम क्या होता है? कौन सा? कैपिटुलम। अरे दैट इज वन काइंड ऑफ इंफ्लोरेंसेस, इग्नोर करो उसे, इग्नोर करो, मत सीखो, मत समझो उसे वहां पे। नॉट समथिंग रेलेवेंट टू यू, इग्नोर। अच्छा एक टाइप सर, का इंफ्लोरेंसेस वहां पे होता है। हाँ, ठीक है। दूसरा सवाल है एक्सस्टिपुलेट। if you don't have stipules then such plant is called exstipulate. ओके सर। सर जो यूरिन है और जो फेसेस है उसे जो येलो कलर प्रोवाइड करता है वो पिगमेंट कौन सा होता है जो उसको येलो कलर? यूरोक्रोम। यूरोक्रोम इज अ पिगमेंट जिसकी वजह से आपका यूरिन का कलर आपका यहाँ पे येलोइश आपका यहाँ पे आएगा। एंड यू हैव अ बिलीवर्डिन एंड बिलीरुबिन आर द पिगमेंट जिसके वजह से आपका फीसिस का कलर आपका आता है येलोइश कलर का। बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन फॉर फीसिस एंड यूरोक्रोम फॉर माय यूरिन। सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। RH कोई मतलब बात नहीं बेटा। सर हाँ। सर ब्लड ग्रुप में RH पॉजिटिव R नेगेटिव क्या सर? Anyone has any question based on this particular chapter right now? If you don't have any questions then you can drop off. ठीक है? Okay, sir. Bye, आपको sir. पास बताता हूँ। बाय 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 बाय। ओके बाय सर। बेटा इट इज अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट इटसेल्फ। आप Bye, sir. इतनी शॉर्ट टाइम में आप समझ नहीं पाओगे, मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बताता हूँ। यस सर। सो अगर आपका यहाँ पे आरबीसी है, आपका ब्लड ग्रुप क्या है आफ्ताब? सर B पॉजिटिव। हाँ, सो दैट मींस आपका जो आरबीसी है ना, आरबीसी के ऊपर लगा हुआ है आपका एंटीजन बी, उसके साथ साथ आपके आरबीसी पे लगा हुआ है आपका आरएच एंटीजन, अलॉन्ग विद दैट योर आरबीसी हैज आरएच एंटीजन। सो अगर आपका आरएच एंटीजन प्रेजेंट है देन दैट ब्लड ग्रुप बिकम्स माय पॉजिटिव। और बी तो आपके यहाँ पे है, बी एंटीजन से जाता है बी पॉजिटिव, सो दैट इज योर ब्लड ग्रुप यहाँ पे है। अगर मेरा ओ पॉजिटिव है दैट मींस मेरे आरबीसी के ऊपर मुझे यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एंटीजन नहीं मिलेगा
I will only have my RH antigen. अगर मेरे यहाँ पे RH antigen मुझे यहाँ पे मिलता है, then that becomes my O positive. ठीक है. Then अगर मैं कहता हूँ कि कोई पर्सन है आपके यहाँ पे जो आपका B नेगेटिव है, तो B नेगेटिव मतलब यहाँ पे क्या कि आपका RBC आपके यहाँ पे है, RBC will have the B एंटीजन, बट कोई RH एंटीजन यहाँ पे नहीं होगा. अगर RH एंटीजन अगर आपके यहाँ पे नहीं है, then that becomes my B नेगेटिव. आफ्ताब. यस सर. सर मुझे ये पूछना था कि मतलब जैसे फॉर एग्जांपल कोई डोनर है और कोई रेसिपिएंट है, तो हम उन दोनों में क्या चेक करेंगे, RH या B एंटीबॉडी या RH? यू चेक द एंटीजन, कौन सा एंटीजन वहां पे आपका प्रेजेंट है. समझो अगर मेरा ब्लड ग्रुप O है, O के साथ आपको दिक्कत नहीं आती. O ब्लड ग्रुप इज समथिंग, ही कैन बी यूनिवर्सल डोनर, तो उसके साथ वहां पे कोई दिक्कत नहीं आती. चलो अगर मेरा ब्लड ग्रुप A है, तो मैं A वाले को डोनेट कर सकता हूँ. ठीक है. अगर मेरा B है तो वाले को डोनेट कर. सो आई हैव टू लुक फॉर द एंटीजन वहां पे. आई हैव टू लुक फॉर द एंटीजन वहां पे, बिकॉज आपके ऊपर कौन सा एंटीजन है वो डिटरमाइन करता है कि आपके ब्लड के अंदर एंटीबॉडीज कौन सी है. तो समझो आपका ब्लड ग्रुप है अभिषेक, आफ्ताब आपका ब्लड ग्रुप है आपका यहाँ पे ब्लड ग्रुप A. ठीक है. और मेरा ब्लड ग्रुप यहाँ पे मेरा B है. फॉर इमेजिन दैट अगर आपका ब्लड ग्रुप A है यहाँ पे, तो आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी होगी वो आपकी होगी B. आपके बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडी आपके यहाँ पे होगी, दैट इज गोइंग टू बी योर एंटीबॉडी B. ठीक है. तो होता क्या है कि अगर मैंने अपना ब्लड यहाँ पे दिया, अगर मैंने ब्लड यहाँ पे ट्रांसफ्यूज किया इस एरिया के अंदर, देन ये एंटीबॉडी आके मेरे आरबीसी को मारना चालू करेगी. ये एंटीबॉडी आएगी और मेरे आरबीसी को मारना चालू करेगी. इसलिए मुझे ब्लड ग्रुप चेक करना पड़ता है बिफोर द ट्रांसफ्यूजन, एंड आई एम एक्चुअली गोइंग टू फोकस ऑन माय एंटीजन ओवर देयर. मैं एंटीजन पे यहाँ पे फोकस करूंगा. अगर मेरा एंटीजन वहां पे सेम है तो मैं वहां पे ट्रांसफर कर सकता हूँ. अगर मैंने वैसे ही कर दिया, देन यहाँ पे दिक्कत आएगा. क्या दिक्कत आएगा? आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज मेरे आरबीसी को आके मारना चालू करेंगे, एंड उससे क्या होगा कि आपका ब्लड क्लॉट क्रिएट होगा ब्लड वेसल के अंदर, और वो ब्लड क्लॉट की वजह से डेथ हो सकती है. ठीक है. दिस इज व्हाट यू फाइंड हैपनिंग इन दिस. ये आपको ज्यादा डिटेल में समझ तो आएगा व्हेन वी विल सी दिस टॉपिक सेपरेटली इन माय बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के अंदर. बट फिलहाल जो याद रखना, यू हैव टू रिमेंबर कि आप ट्रांसफ्यूजन जब कर लियो, यू हैव टू हैव अ सिमिलर काइंड ऑफ एंटीजन. या फिर आप देखो कि अगर समझो कोई आपका ब्लड पर्सन है वो O पॉजिटिव O ब्लड ग्रुप वाला है, देन कोई कंसर्न नहीं है. फिर देन यू कैन अलाउ हिम टू ट्रांसफर द ब्लड. अगर किसका AB ब्लड ग्रुप है, देन वो किसी से भी ब्लड ले सकता है, उसको कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी, बिकॉज उसके अंदर कोई एंटीबॉडीज होती नहीं है A एंड B के लिए. So that is what you will find in this. ठीक है. But again, you will understand this thing much more better way when we do this chapter. Let's say it's a different, it's a topic, है ना. ठीक है. So let's keep it up to here only. अगर होमवर्क मिलता है आप सबको यहाँ पे, then please make sure आप होमवर्क को सॉल्व करिएगा and share that with me. Thank you sir. Good evening sir. Good night. Hello, bye, good night.